फंटा, फंटा का मतलब क्या बताया गया था? एफ का मीनिंग नेट फोर्स था, ए का मतलब एक्सेलरेशन, एन का मतलब नॉर्मल, टी का मतलब, और अगेन ए का मतलब फिर से क्या था हमारा? एक्सेलरेशन। नॉर्मल वाला दे दो। ये डायग्राम दिखाया था, क्या बताया था कि M2 और M1, M2 भारी है, M2 क्या हमारा हैवी है। सवाल क्या था इसमें? तो M1 एंड M2 के एक्सेलरेशन निकालने थे। क्या निकालने थे? M1 M2 के एक्सेलरेशन निकालने थे। उसके अलावा जो है M1 और M2 को कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रिंग है उसमें क्या निकालना था? टेंशन। और सीलिंग में जो स्ट्रिंग है यहाँ पे ये, इसमें क्या निकालना है? टेंशन। ये 3 फॉर्मेशंस है आपके पास, 3 क्वेश्चंस हैं, 3 लाइक, तो आपसे मांग किया जा रहा है कि बताएंगे आप इनके बारे में। इसके अलावा तो जनरल नॉलेज भी देखेंगे। बाकी ये डायग्राम आगे भी तो 5-6 जगहों पे मिलेगा, ये डायग्राम आगे भी 5-6 जगहों पे मिलेगा, तो एक बार अच्छे से देख लें इसे। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन और भी जो बन सकते हैं और जो कुछ और निकाला जा सकता है वो निकाल लें। देखेंगे यहाँ पे इधर जो अर्लियर हमने बताया था, कौन सा मेथड? टेंशन मेथड। टेंशन इंटरनल फोर्स है, उसके कारण पावर कितना होता है? 0 होता है। टेंशन के कारण पावर, तो उस वाले मेथड से हम लोग क्या वेरीफाई कर सकते हैं? ध्यान दोगे, जो M2 और M1 का जो वेलोसिटीज हैं, या M2 और M1 का जो एक्सेलरेशन है, उनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे? बराबर होंगे। ये वेरीफाई कर लेंगे। M2 और M1 का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, ये क्या होंगे? बराबर होंगे। वो वेरीफाई करने जा रहे हैं कौन सा मेथड से? टेंशन मेथड से। टेंशन इंटरनल फोर्स है, उसके कारण पावर की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। वहाँ से वेरीफाई कर लेंगे। क्लियर है? ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बराबर और डायरेक्शन अपोजिट। ऑब्वियस है कि M2 अगर नीचे जाएगा तो M1 कहाँ जाएगा? M2 नीचे तो M1 ऊपर, ऐसा होगा। मैग्नीट्यूड बराबर रहेंगे, डायरेक्शन डेफिनेटली क्या हमारा? अपोजिट है। वो वेरीफाई कर दे रहा हूँ अभी। उसके अलावा याद होगा एक्सेलरेशन लिख दिया गया था, M2 हैवी है तो M2 नीचे जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है? M2 कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है? तो बताया था एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है, तो ऊपर में नेट फोर्स है, नीचे टोटल मास। ऊपर नेट फोर्स है, नीचे टोटल मास में कितना मास हमारा? M1 प्लस M2। और नेट फोर्स में तो M2G माइनस M1G। उसको और कैसे एक्सप्रेस किया था? और बताया था कि अगर वर्टिकल सिस्टम ही है तो पुली के राइट साइड में जो मासेज हैं और पुली के लेफ्ट साइड में जो मासेज हैं, तो एक तरफ पुली के राइट साइड और पुली के दो साइड बन जाएंगे। डेफिनेटली जो मासेज होंगे उसमें दिख जाएगा कौन सा भारी है कौन सा हल्का है, कौन सा भारी और कौन सा। तो न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे? भारी और हल्का का डिफरेंस ले लेंगे और न्यूमरेटर में जी से गुना कर देंगे और नीचे डिनोमिनेटर में टोटल मास से डिवाइड कर देंगे। तो क्या निकल के आ जाएगा? एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। कोई भी बच्चा ये देख सकता है कि जब पूरे सारे ब्लॉक्स वर्टिकल सिस्टम रहेंगे, सारे ब्लॉक्स इसमें रहेंगे वर्टिकल सिस्टम में, तो 2 साइड बना लोगे राइट एंड लेफ्ट। तो पुली के एक साइड में जो मास होगा भारी माइनस हल्का पॉन भारी प्लस हल्का इंटू जी कर लेंगे। क्लियर हो गया आप लोगों को? एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखना। बाकी एक्सेलरेशन A1 A2 में जो रिलेशन है वो पहले एक बार वेरीफाई कर दे रहा। मान लो ये कहाँ से जा रहा है? V2 वेलोसिटी नीचे जा रहा है और ये कहाँ से जा रहा है? V1 वेलोसिटी ऊपर जा रहा है। ये V2 से नीचे जा रहा है, ये V1 से ऊपर जा रहा है। टेंशन कहाँ दिखाऊं? यहाँ पे टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया? T हो गया, T हो गया अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ये समझ आ गया होगा? ये M2 जाएगा तो वेलोसिटी नीचे, और ये डेफिनेटली अगर ये नीचे जाएगा तो ये कहाँ जाएगा? और टेंशन हमने दिखा दिया यहाँ पे, टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे टेंशन ऊपर है, यहाँ पे नेट पावर कितना हो जाएगा? 0। राइट साइड में 0 लिख दोगे। यहाँ पे पावर की वैल्यू टेंशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल, टेंशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल 180 तो माइनस TV2, और यहाँ पे टेंशन एंड वेलोसिटी के बीच का एंगल 0 डिग्री तो प्लस TV1, तो दैट विल इक्वल टू 0। तो वहाँ से V1 और V2 तो मैग्नीट्यूड में इक्वल प्रूव हो जाएंगे। डायग्राम दिख गया। नेट पावर कितना होता है? टेंशन का नेट पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। जो V2 और T में कितना एंगल दिख रहा है? V2 एंड T में 180 डिग्री। पावर कितना होगा? प्लस TV या माइनस TV? माइनस TV। तो यहाँ पे माइनस TV2 लिखेंगे, माइनस TV2, और यहाँ पे प्लस TV1 इक्वल टू कितना? V1 इक्वल टू कितना आ गया? इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, और डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो
A1 इक्वल टू A2 आ जाएगा। एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे यहाँ से। वेरीफाई कर दिया। वैसे अगर नहीं भी वेरीफाई करते तो लॉजिकली बता सकते कनेक्टेड ऑब्जेक्ट है, जितना ये ऊपर जाएगा उतना ये नीचे जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर, वेलोसिटी बराबर और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सारे क्या होंगे, बराबर होंगे। कनेक्टेड ऑब्जेक्ट में ऐसा होगा, ये एग्जाम्पल दिया था कनेक्टेड ऑब्जेक्ट का। कनेक्टेड ऑब्जेक्ट का क्या एग्जाम्पल दिया गया था, याद है कुछ? मेट्रो या हम लोग जो बॉडी है हमारा कैसा ऑब्जेक्ट है, कनेक्टेड ऑब्जेक्ट है। समझ आ गया लोगों को? बॉडी हमारा कैसा ऑब्जेक्ट है, कनेक्टेड ऑब्जेक्ट है। V1 इक्वल टू V2 वेरीफाई कर दिया गया। जस्ट एक्सेलरेशन लिख दिया गया था। एक्सेलरेशन पिछली क्लास में तो एक्सप्रेस कर दिया था m2 माइनस m1 इंटू जी बटे m2 प्लस m1। ये डायग्राम हर एक को याद होना चाहिए। कभी मैं बोलूँ तो एक एग्जाम्पल तो आपके साथ होना ही चाहिए। 2020 में इतना ही सवाल आ गया था। 2020 का पेपर देख लो जाकर के, उसमें यही m2 और m1 दिए हुए थे, एक्सेलरेशन निकालो। m1 m2 एक्सेलरेशन दिया हुआ था, क्या दिया, m1 m2 के मासेस दिए हुए थे, क्या निकाले यहाँ पे, एक्सेलरेशन निकाले। तो इतना भी सवाल कभी कभी आ जाता है। ये डायग्राम ऐसे ही सीधा ही यही था। तो m1 और m2 दिख गया आपको। अब क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग फर्दर? एक्सेलरेशन के लिए कौन बच्चा एक्सप्लेन कर देगा? ए की वैल्यू m2 माइनस m1 इंटू जी बटे m2 प्लस m1। कोई एक्सप्लेन कर सकता है? कोई नहीं? हाँ साहब बोलेंगे। स्ट्रेट लाइन में ब्रेक कर देंगे, बोलेंगे m2g और m1g अपोजिट हो गया, तो नेट फोर्स में m2 माइनस m1 इंटू जी कर देंगे और टोटल मास से क्या कर देंगे। या दूसरा क्या बताया था, लाइन ऑफ मोशन देखते हैं। ये जो है डेफिनेटली ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो हमारा लाइन ऑफ मोशन ये है। स्ट्रिंग को देख लोगे, स्ट्रिंग के लॉन्ग ये m2g ये इस डायरेक्शन में और m1g कहाँ है, इस डायरेक्शन में। तो स्ट्रिंग के लॉन्ग देखोगे तो ये और ये अपोजिट हो जाएंगे। तो नेट फोर्स में क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे। स्ट्रिंग के लॉन्ग देखेंगे तो क्या कर देंगे, ये क्या दिख रहा है, स्ट्रिंग के लॉन्ग अपोजिट या सेम डायरेक्शन दिख रहा है। स्ट्रिंग के लॉन्ग देखना, मोशन किसके लॉन्ग हो रहा है, स्ट्रिंग का लॉन्ग हो रहा है। तो उसके लॉन्ग देखते हैं। हमेशा हमारा किस पे नज़र होती है, हमारी नज़र होती है डायरेक्शन ऑफ मोशन पे। मोशन का जो लाइन होता है उस पर नज़र होनी चाहिए। हमें डायग्राम से मतलब नहीं होता। सिस्टम का जो मोशन किधर हो रहा है उस एस्पेक्ट को हमें डिस्कस करना होता है। तो यहाँ पे m2g और m1g अपोजिट है। नेट फोर्स में m2 माइनस m1 इंटू जी बटे नेट फोर्स बाई टोटल मास m2 प्लस m1। क्लियर हो गया, याद हो गया वो लोगों को? या राइट साइड, राइट और लेफ्ट का तो आइडेंटिफिकेशन कर लोगे। चलिए एक दो क्वेश्चन फटाफट आप बताई दें। यहाँ पे जस्ट ना ऐसे अगर दे दिया गया, चलें इसमें तो जस्ट प्रैक्टिस कर लेंगे। 20 किलो और 10 किलो दिया हुआ, कौन आंसर बता देगा? जल्दी बता दें। एक्सेलरेशन का वैल्यू बता दें आप। g/3 समझ गया? घटा लो ना, 10 हो गया और नीचे जोड़ देंगे 30 हो गया। इंटू जी से गुना कर दें 10/30 इंटू जी, तो g/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, g/3। एक्सेलरेशन से कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। वो कहाँ जा रहा है? और क्या पूछ सकते हैं आप लोग, बताएंगे? ये आपके अंदर से आनी चाहिए बात। और क्या पूछे जा सकते हैं जब एक्सेलरेशन निकाले तो? और क्या पूछे जा सकते हैं? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी निकालना होगा टाइम टी पे, तो क्या लगा देंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ए की वैल्यू कितना लिखेंगे, g/3 इंटू टी। क्लियर हो गया होगा लोगों को? एंड डिस्प्लेसमेंट टी टाइम में निकालना होगा, एस फॉर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। एंड बोला कि ये ऑब्जेक्ट m2 जो है एच हाइट नीचे चला गया, तो इसकी स्पीड निकालो। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, ये 3 फार्मूले बता दें। जब भी मैं एक्सेलरेशन निकाल दूंगा, मैं इस चैप्टर में, एक्सेलरेशन वाला चैप्टर में, न्यूटन लॉ के चैप्टर में क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ूंगा। एक्सेलरेशन निकालने के बाद छोड़ दूंगा। बट आपकी ड्यूटी रहेगी कि आप रिमाइंडर ले लें कि हमें एक्सेलरेशन अगर दिया रहेगा तो क्या अप्लाई कर दें, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी एस यू टी प्लस ए टी स्क्वायर टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ऐसा रिमाइंडर लेकर आप याद रखेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन में वो पूछे रहते हैं। माँ यहाँ पे एक्सेलरेशन हमने निकाल दिया और पहला चैप्टर हमने पढ़ लिया, तो उससे कंप्लीट हो जाता है कि आप कर लेंगे, वो मान लिया जाता है वो कर लेंगे आप। क्लियर हो गया लोगों को? तो इस पर जल्दी बता देगा। अगर ऐसा दे दिया कौन बताएगा एक्सेलरेशन? और 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, समझ आ गया लोगों को? ये कितना किलो दिया हुआ, ये 20 किलो दिया था। कितना किलो दिया हुआ था, 20 किलो दिया हुआ है। अगर ऐसा कर दिया गया, अगर ऐसा सिचुएशन दिखा दिया तो क्या बताएंगे आप आंसर? अगर ऐसा सिचुएशन बता दिया तो क्या आंसर देंगे? अब आप बताएंगे। g/2। हाँ साहब कैसे? पहले टोटल मास 40 हो गया, टोटल मास
डिनोमिनेटर में 40 आएगा, न्यूमरेटर में। तो पुली के राइट साइड में कितना टोटल है? पुली के राइट साइड में 30 और लेफ्ट साइड में दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे? तो 30 माइनस 10 20, तो ऊपर में न्यूमरेटर में 20 आएगा, नीचे 40 आएगा, इंटू जी से मैग्नीफाई कर देंगे, तो डेट विल गिव यू g/2। क्लियर है लोगों के लिए? ये सलेशन कर लेंगे आप, ये सलेशन की वैल्यू g/2 हो जाएगा। तो इस बार बता देगा जी भाई। अब टोटल मास क्लियर हो गया आप लोगों को? टोटल 10 20 30 40, टोटल 50 हैं ये। नीचे डिनोमिनेटर में 50 लिखेंगे, न्यूमरेटर में तो डेट विल बी 10 आ जाएगा। आप ऐसे भी देखते हैं 20 और 20 मारा जाएगा दोनों तरफ, 20 और 20 क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। एक्स्ट्रा क्या फोर्स लग गया? 10। अनबैलेंस फोर्स कितना हो गया? तो 10 इंटू g/50, तो g/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? किसको दिक्कत चल रही है? जिसको भी दिक्कत चल रही है बता दें, बता दिया, आपके सामने दिखा दिया कि 2020 में अभी 2 साल पहले जो सवाल आए थे तो ऐसे भी आ जाते कभी कभी, तो मास्टरी तो कर लिया आप इस पर। बाकी ए निकाल लिया तो आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन भी आपको बता देगा। क्लियर लोगों के? तो आगे देखेंगे। अब ऐसे तो इससे कुछ रिलेशंस आइडेंटिफाई कर लें आप। अगर ऐसा कर दिया जाए, अगर आपसे बोला जाए कि अब मास से जो आइडेंटिफाई कर लोगे, एसेशन की वैल्यू आपने निकाल लिया कि नेट फोर्स बाय टोटल मास होता, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो किधर है, यहाँ पे ऐसा बोल दिया जाए, राइट साइड में एक ऐसा है और इधर पहले कितना 10 किलो का ऑब्जेक्ट था, अब ऐसे लगा दिया है 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। ये डायग्राम और पीछे वाले डायग्राम में क्या डिफरेंस है देखेंगे। ये एक इसके डायग्राम से कंपेरिजन कर रहा हूँ, ये डायग्राम और ये डायग्राम, एक डायग्राम ये है और एक डायग्राम ये है, ये दोनों डायग्राम को कंपेरिजन कर रहा हूँ। किस में एक्सेलरेशन ज़्यादा, किस में कम, या दोनों में बराबर? बताएंगे बराबर या कम ज़्यादा? बराबर वाले गलत हो गए, बराबर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ यही सिस्टम में दिखाएगा कि इसमें इनर्शिया ज़्यादा है, इसमें क्या है, कम है। कितना इनर्शिया है? 30 किलो, और वहाँ कितना है? वो 100 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, उसमें मास नहीं है, वो जस्ट फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। समझ आ गया आप लोगों को? तो यहाँ पे जब एक्सेलरेशन लिखेंगे तो कितना है नेट फोर्स? नेट फोर्स 20 माइनस 10, तो 10 इंटू g/30, तो g/3 आ रहा है एक्सेलरेशन। यहाँ पे कितना आ रहा है? g/3, जबकि वहाँ पे क्या आ रहा है? तो 200 माइनस 100, 200 माइनस मतलब 100 आ जाएगा, 100/20, 100 तो वहाँ पे g/2 आ जाएगा। वहाँ पे कितना आ जाएगा? दोनों में आंखों से भी कोई बच्चा देख के बता सकता था कि वहाँ मास कम है सिस्टम में, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? वहाँ पे ज़्यादा होगा। वहाँ पे क्या होगा? एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। निकालना होगा तो आपको दिखा दिया गया। दोनों केस के लिए जिसको नहीं समझ में आया बता दें कि हमें यहाँ समझ नहीं आया, बाकी हमारी तरफ से एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया गया। ए के लिए नीचे 30, ऊपर कितना 10G, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 30 और न्यूमरेटर में 10G, जबकि लेफ्ट साइड में तो इसमें तो 200 माइनस 100, 20G लगेगा बाई 20। मास कितना सिस्टम का? 20 है, तो ऐसा देंगे। तो यहाँ पे ए कितना आ गया? तो डाटा भी 5 आ गया, g/2 आ गया। यहाँ पे कितना आ जा रहा है? g/3 आ जा रहा है, 3.3 आ रहा है समथिंग। दोनों समझ आ गया होगा? वहाँ पे डायरेक्ट फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, इनर्शिया कम है उस सिस्टम में। दोनों ब्लॉक्स किसमें? वर्टिकल सिस्टम्स में। तो इनर्शिया को चेंज करके दिखा दिया कि इनर्शिया चेंज होने से एक्सेलरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वन मोर ऐसे डायग्राम में देख लोगे, एक फोर्स कंपेयर कर दिया था, वन मोर डायग्राम इसी को तो ऐसे भी कुछ जगह पे यूज करते हैं। राइट साइड में कितना 10 और लेफ्ट साइड में कितना है? राइट में 10 और लेफ्ट में, राइट साइड में 20 और लेफ्ट में 10।
20, 10, 30। अब नेट फोर्स बताएंगे आप लोग। टोटल मास तो काउंट कर लिया होगा। टोटल मास कितना हमारा 60 है। अब 10 + 20 + 30 कितना हो गया 60। नेट फोर्स फिर से ये दिख रहा होगा, वो वाला 30 जो 30G है, 30G बैलेंस फोर्स है, उसका लाइन ऑफ मोशन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हमारा ब्लॉक ये नीचे जाएगा ऊपर जाएगा तो लाइन ऑफ मोशन में ये 20G काम आएगा और 10G काम आएगा। नेट फोर्स में फिर से कितना आ जाएगा, समझ आ गया। उसी डायग्राम को तो ऐसे एक्सप्रेस कर देते हैं तो तुम मैनेज कर लोगे। W 20G 10G टोटल 60, ए की वैल्यू 10G/G/6, 20G - 10G। हाँ 30G बोल रहा ना, वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस फोर्स है, उसको नॉर्मल बैलेंस कर देगा। ग्राउंड का नॉर्मल क्या कर लेगा, बैलेंस कर देगा। यही आपको बोलना है कि हमको क्या देखना होता है, लाइन ऑफ मोशन। तो लाइन ऑफ मोशन में ये 30G आ रहा है क्या, लाइन ऑफ मोशन के 30G लाइन ऑफ मोशन के कैसे हैं, 30G लाइन ऑफ मोशन के नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। लाइन ऑफ मोशन में बस ये दोनों फोर्सेज आ रहे हैं। लाइन ऑफ मोशन के अलॉन्ग ओनली दो ये दोनों फोर्सेज काउंट हो रहे हैं। ये काउंट होगा, ये काउंट होगा। ये क्या करेगा, ये सपोर्ट करेगा, ये क्या करेगा, अपोज करेगा। टोटल मास में आएगा, टोटल तीनों ही जोड़ेंगे, बट नेट फोर्स में तो जो मोशन को काउज कर रहा है या अपोज कर रहा है उसे काउंट करेंगे। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लिया आपने। तो हम लोग वापस इस पर आ जाते हैं। ये हमारा डायग्राम अभी फिलहाल जो है ये चल रहा था M2 और M1। हमें और क्या क्या निकालना था इसमें, तो दोनों स्ट्रिंग को कनेक्ट करने वाली सिस्टम में क्या निकालना था, टेंशन। जो टी की वैल्यू दिखाया वो लिख रहा है ऊपर देगा। फंटा में आपको बताया था हमने कि क्या करते हैं, फंटा जो फार्मूला दिया था, F का मतलब नेट फोर्स, ए का मतलब एक्सेलरेशन, N फॉर नॉर्मल, T फॉर टेंशन, A फॉर अगेन एक्सेलरेशन। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि टेंशन निकालने के लिए या एक्सेलरेशन निकालने, टेंशन निकालने के लिए या नॉर्मल निकालने के लिए, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, एक्सेलरेशन निकालना पड़ता है। टेंशन या नॉर्मल निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ता है, तो यहाँ पे पहले हमने क्या निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया, M2 - M1 × G/M2 + M1। अब क्या निकालने जा रहा हूँ, टेंशन। तो टेंशन निकालने के लिए तो हम लोग क्या M2 या M1 का FBD बना देंगे, किसी एक का बना देंगे, हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे हमने M2 को बना रहे हैं। M2 जा कहाँ रहा है, एक्सेलरेशन A से डाउन जा रहा है, A की वैल्यू हमें पता हो चुका है, और इस पर कितना फोर्स लग रहा है, A से नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में कितना A है। आपको न्यूटन का नियम सिखाया था, राइट साइड में क्या लिखो, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको क्या लिखो, प्लस। M2G एंड T में किसको प्लस किसको माइनस लिखूं, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बताओ बेटा, -J कैप। -J कैप में ये वाला है या ये वाला, तो M2G प्लस में आएगा माइनस में आएगा, प्लस में। तो M2G को प्लस में और T को, यही फंडा दिया था कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाले फोर्स को प्लस में लिखा होगा इस वाले को। तो M2G - T = M2 है, M2G - T = M2 है। हाँ जी, F net = M × A, न्यूटन का इक्वेशन जो लिखा था हमने। राइट साइड में मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाले फोर्स को पॉजिटिव और अगेंस्ट वाले को निगेटिव। अब क्या बोलेंगे, ए की वैल्यू पता तो टी की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, ए की वैल्यू हमें पता तो टी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएंगे, ए की वैल्यू पता तो टी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगे। टी की वैल्यू कितनी, M2G - M2A, यहाँ टी की वैल्यू कितना लिख दूँ, M2 कॉमन ले, G - A, ए की वैल्यू कितना आ चुका है। ये डायरेक्ट इस आगे एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं इससे, कि जब स्ट्रिंग का सिस्टम रहेगा पता चलेगा कि जो स्ट्रिंग पे 2 ब्लॉक्स राइट में और लेफ्ट में लटके हुए, तो जो नीचे जा रहा तो वहाँ पे टेंशन का डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, मेरे M2G - A, नीचे जाने वाले क्या लिख सकते हैं,
और जो दूसरा इधर से अगर m1 पे बनाते तो g प्लस ए आता, कहीं एक जगह से तो आपको आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट यहाँ से भी कोई याद कर यूज कर सकता है, बट ये बेहतर वहाँ से रहेगा कि आप वहाँ से स्टार्ट करें। वहाँ से कोई याद रखने की जरूरत नहीं, राइट साइड में मास इंटू एक्सेलरेशन और m2g माइनस टी आएगा। टी की वैल्यू यहाँ से तो आइडेंटिफाई हो जाएगा, ए की वैल्यू डाल दें, ए की वैल्यू वहाँ पर डाल दें, कैलकुलेशन कर लें, एक्सप्रेशन बताइए टी का आपको, m2g माइनस ए, टी की वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू m2 टाइम्स g माइनस ए की वैल्यू कितना आया था हमारा, m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m2 प्लस m1। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो m1 m2 ब्लॉक है उनको कनेक्ट करने वाली स्ट्रिंग में जो टेंशन की वैल्यू आएगी, द स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन था 2 टाइम्स m1 m2 g बाई m1 प्लस m2, 2 टाइम्स m1 m2 g बाई m1 प्लस m2 एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाता है, मैग्नीट्यूड आ जाता है इतना। एक्सेलरेशन से m2 क्या कर रहा होगा, माइनस जे कैप में, और m1 प्लस जे कैप में जा रहा होगा, सॉरी m1 m2 2 m1 m2 g बाई m1 प्लस m2, इन दोनों ब्लॉक्स को कनेक्ट करने वाली स्ट्रिंग में टेंशन होगा, कनेक्ट करने वाली स्ट्रिंग में टेंशन होगा। आगे से डायरेक्ट फार्मूले की तरह यूज करेंगे, पुली के देख लो यहाँ पे, इसको क्या फार्मूला यूज करते हैं, पुली का दो साइड है, राइट साइड और लेफ्ट साइड, दोनों m1 m2 मास से आपस में क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो पुली के दोनों साइड अगर मास से हैं और डायरेक्टली कनेक्टेड हैं तो टेंशन निकालने के लिए आगे डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। 2 टाइम्स मास का प्रोडक्ट ले लोगे इंटू जी लिखोगे, और नीचे में क्या कर दोगे, मास का सम कर दोगे, मास का क्या कर देंगे आप, सम कर देंगे। फार्मूला याद हो गया, वापस आते हैं इस फार्मूले पे। बाकी ये देख लें यहाँ पे, इससे अगर यहाँ से इक्वेशन बनाना होगा तो क्या बता देंगे आप, इससे इक्वेशन बनाना होगा टेंशन का, तो ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये एक्सेलरेशन से, तो राइट साइड में क्या लिख लेंगे, m1 और डैट में टी माइनस m1 जी, ये टी ऊपर लग रहा है, m1 जी नीचे लग रहा है, तो टी माइनस m1 जी इक्वल टू m1 है, टी माइनस m1 जी इक्वल टू टी माइनस m1 जी इक्वल टू m1 है। इधर लेफ्ट साइड में इक्वेशन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये टी माइनस m1 जी इक्वल टू m1 है। क्लियर हो गया लोगों को, यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं, बस जस्ट इक्वेशन आपको दिखा देगा, हमारा आंसर निकल चुका था वहाँ से, जस्ट बता दिया कि यहाँ पे क्या इक्वेशंस बनेगा, तो इक्वेशंस यहाँ पे, तो इसके लिए ऐसा होगा। अब हमारा वन मोर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे टेंशन्स निकालने होते हैं, यहाँ पे टेंशन निकालना तो कि ये जो सीलिंग में जो स्ट्रिंग है, सीलिंग में स्ट्रिंग में यहाँ पे टेंशन निकालो, तो पुली का एफबीडी बनाते, क्या बनाते हैं हम लोग, पुली का एफबीडी बनाते हैं। ये स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, हर एक को याद होना चाहिए कि इसमें क्या क्या वैल्यूज होते हैं। तो यहाँ पे पुली का एफबीडी बना करके तो सीलिंग में टेंशन निकाल लेते हैं, जो डेटा आ जा रहा है तो याद रखना, प्लस जो फाइंडिंग कैसे किया जाता है। तो पुली का एफबीडी बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, ये पुली का एफबीडी बनाया जा रहा है, ये पुली है हमारा, पुली में तो ऊपर टेंशन कितना मान लिया, टी डैश, इधर कितना हमारा, और इधर टी एंड टी, पुली इक्विलिब्रियम में या चल रहा है ये भी, तो वर्टिकल बैलेंसिंग कर दो, वर्टिकल बैलेंसिंग करोगे तो क्या मिलेगा, तो टी डैश की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, तो 2 टाइम्स टी की वैल्यू रख दें, टी डैश की वैल्यू 4 m1 m2 जी,
टी डैश की वैल्यू 4m1m2g, 4m1m2g बाई m1 प्लस m2। टी डैश का डायरेक्शन किस पे, पुली पे देखेंगे तो पुली पे कहाँ लग रहा है, दिख रहा है टी डैश कहाँ दिख रहा है आपको, टी डैश पुली पे टी डैश जे कैप में लग रहा है, सीलिंग पे कहाँ लगेगा, सीलिंग पे माइनस जे कैप बताएंगे, पुली पे प्लस जे कैप में आएगा इतना टेंशन। या इसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं टी को या टी डैश को, समटाइम्स वेट के टर्म्स में दिया रहता है, वेट के टर्म्स में दिया रहता है ऐसा, m2g है, एक जी से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, कर सकते हैं ऐसा, नीचे से g कॉमन ले लो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वही एक्सप्रेशन बनेगा। तो अब क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, W1 W2 लिख सकते हैं, तो कुछ जगहों पे ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं, W2 4W1 W2 बाई 4W1 W2 बाई W1 प्लस W2। या t की वैल्यू कितना लिख लोगे W1 के टर्म्स में, तो t की वैल्यू W1 2 टाइम्स W1 W2 बाई W1 प्लस W2 आ जाएगा। अगर टेंशन निकालना होगा तो t की वैल्यू 2 टाइम्स W1 W2 बाई, कैसे बताओगे t की वैल्यू उतना हो गया। तो जब हमारे पुलिस से काम करते देख लें, आप दोनों तरीके से यूटिलाइज करेंगे। M1 M2 को कनेक्ट करने वाले स्ट्रिंग में टेंशन निकाल लिया तो उसका डबल कर देंगे तो सीलिंग में निकल जाता है। M1 M2 को कनेक्ट करने वाले स्ट्रिंग में टेंशन निकल गया तो उसका डबल कर देंगे तो कहाँ निकल जाएगा, सीलिंग में। या उल्टा करेंगे, अगर सीलिंग में पता है तो आधा कर देंगे तो कहाँ निकल जाएगा। तो बोथ वे में यूज करेंगे, सीलिंग में पता है तो आधा कर देंगे तो M1 M2 को कनेक्ट करने वाले स्ट्रिंग में आ जाएगा, या स्ट्रिंग में पता है तो डबल कर देंगे तो कहाँ पता चल जाएगा, तो सीलिंग में टेंशन पता चल जाएगा। पुली के लेफ्ट साइड और राइट साइड में ब्लॉक्स लटके हुए थे, M1 M2 का एक्सेलरेशन निकाल लिया, टेंशन निकाल लिया, सीलिंग में टेंशन निकाल लिया, टेंशन को W1 W2 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया गया। उसके अलावा देख लेंगे तो हमें क्या करना ही है, अभी सारे ब्लॉक्स फिर से कनेक्टेड ही हैं, वही डायग्राम है, एक मास एक्स्ट्रा कर दे रहा हूँ उसमें देख लेंगे इन्हीं एक्सप्रेशन को। तो उसमें एक्सेलरेशन डेफिनेटली सब लोगों ने सीख लिया निकालना, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना डेफिनेटली सब लोगों ने सीख लिया। चले मान लिया जाए, आपको बोल दिया कि M1 M3 ऐसा कर लें, M3 और M2, ये M2 इधर राइट में कर दें, ये M2 कर लें, इससे M1 कर लें। इन दोनों का समेशन हैवी है, M2 और M3 का सम क्या है, ज़्यादा है M1 से। ये सॉल्यूशन हर एक बच्चा बता देगा। अब M3 प्लस M2 माइनस M1 इंटू जी बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। इस रेशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस रेशन में तो जो डेटा होगा उससे पता चल जाएगा कि ये हैवी है और ये हैवी है। तो अभी फिलहाल राइट वाला हैवी है, तो इस रेशन तो मेंशन कर सकता है हर एक बच्चा कि ये की वैल्यू तो M2 और M3 प्लस M2 माइनस M1, और डिनोमिनेटर में तो सारे सम कर दोगे। इंटू जी से मैग्नीफाई कर लेंगे। M3 प्लस M2 माइनस M1 इंटू जी बटे M3 प्लस M2 प्लस M1, तो डेट विल ए की वैल्यू आ जाएगी। अभी जो टेंशन का फार्मूला निकालना था उसका एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं। ऊपर देगा ए की वैल्यू इतना ही, इस रेशन से ये दोनों कहाँ जा रहे हैं नीचे, और ये कहाँ जा रहे हैं ऊपर देगा। अब इन इसको कनेक्ट करने वाले स्ट्रिंग में टेंशन, यहाँ पे टेंशन मान ले टी है,
और यहाँ पे कितना हमारा T1 है, दोनों बराबर होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। तो मैं टी की वैल्यू तो मेंशन करने जा रहा हूँ, टी की वैल्यू मेंशन करने जा ऊपर देंगे। टी को मेंशन करने के लिए जो अभी फार्मूला बताया है उसको अप्लाई करूँगा। या तो एफबीडी बना के निकाल सकते हैं, या भी जो एक फार्मूला निकाला, राइट साइड में M2 था, लेफ्ट साइड में M1, तो टेंशन कितना था दोनों में? 2 टाइम्स M1 M2 G बाई M1 प्लस M2 क्या था हमारा? M2 क्या था? M2 था राइट साइड में जो मास थे, तो राइट साइड में अभी मास कितना है? तो फार्मूला जाता था 2 टाइम्स मासेज का प्रोडक्ट। तो M1 तो ठीक है, M1 ठीक है, और यहाँ पे नीचे टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3, और एक जो यहाँ पे आ रहा था उसको क्या लिख दोगे तुम? तो M2 प्लस M3 आएगा। ऐसे अप्लाई करोगे तो डायरेक्ट जो है तो एफबीडी बना के निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज जो उससे वो तो एक ऑप्शन है ही आपके पास। समझ नहीं आई बात? टेंशन निकाला ना दो लोग M2 और M1 को कनेक्ट करने वाले स्ट्रिंग में, तो M2 और M1 होता तो यही मास आता है, बट ये M2 के साथ साथ यहाँ पे और क्या लटका हुआ? तो वो भी टेंशन कर रहा है, वहाँ पे नहीं कर रहा, वो भी टेंशन कर रहा। तो यहाँ पे जो मासेज लेंगे तो कितना लेंगे टोटल मास राइट साइड का? मैं वहाँ पे उस टेंशन के फार्मूले को यही बताया कि 2 टाइम्स पुली का 2 साइड है, दोनों साइड में जो मासेज है उनके प्रोडक्ट लेना इंटू जी, और नीचे टोटल मास से क्या करना है? वहाँ पे पुली के राइट साइड में M2 ही था, बट पुली के यहाँ पे क्या हमारा M2 एंड M3 दोनों थे, M2 प्लस M3 का सम लिखेंगे। क्लियर हो गया लोगों को? तो टी की वैल्यू लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा ऐसा तरीका है, किसी को लग रहा है कि मैं इक्वेशन से जाऊँगा, तो इक्वेशन आप ऐसा बना सकते हैं, यहाँ पे कितना कहाँ टेंशन लग रहा होगा? ऊपर टी लग रहा होगा, M1 जी नीचे, तो T माइनस M1 जी इक्वल टू M1 है। ए की वैल्यू तुम्हें पता था, रख देंगे तो वहाँ से कल सोल्व करोगे तो इतना ही आ जाएगा। तो आइदर में आपकी इच्छा है, एक तो इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं डेफिनेटली हर एक समय पे, बाकी कुछ अप्लाई कर सकते हैं तो अप्लाई कर दिया गया सब। क्लियर हो गया लोगों को? जबकि दूसरे यहाँ पे टी डैश लिखना है, ऊपर देगा वन मोर जो है, तो यहाँ पे टेंशन लिखने की बात चलती है। यहाँ पे नीचे भी चेंज कर लोगे, M2 M1 प्लस M2 प्लस M3 है ये। वन मोर यहाँ पे टेंशन लिखने की बात चल रही है। यहाँ पे टेंशन T1 की वैल्यू, यहाँ पे जो टेंशन है उसके बारे में लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे जो टेंशन होगा M2 और M3 के बीच में जो स्ट्रिंग है, वहाँ पे M2 और M3 को कनेक्ट करने वाली स्ट्रिंग में टेंशन लिखने की बात चल रही है। देखेंगे तो फिर से आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो क्या एक इक्वेशन बना के तो डेफिनेटली निकाल सकते हो, इक्वेशन बना के डेफिनेटली आप निकाल सकते हो, वो भी तरीका इक्वेशन लिख देता हूँ। बट जो डायरेक्ट जो मेथड है तो वो देख लेंगे आप। इन दोनों को कनेक्ट करने वाली स्ट्रिंग में टेंशन T1 की वैल्यू 2 टाइम्स क्या होता है हमारे मासेज का प्रोडक्ट इंटू जी बटे टोटल मास। तो यहाँ टोटल मास तो M1 प्लस M2 प्लस M3 आएगा। क्लियर है ये? अब हमें यहाँ पे तो यहाँ पे टेंशन निकालना, क्या है यहाँ पे एक मास, वहाँ पे M1 और ये क्या M3 है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको कुछ होमवर्क दिया था स्ट्रिंग के बारे में, किया वो काम जा करके? हाँ, स्ट्रेच करा, दोनों तरफ से खींचते तो क्या डेवलप होता? मैं यहाँ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि M2 जो वेट है M2G, वो इसमें लाइक टेंशन डेवलप कर रहा है या टेंशन डेवलप नहीं कर रहा है? ये M2G इसका जो वेट आएगा वो टेंशन डेवलप करेगा क्या? टेंशन इसमें डेवलप करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। यहाँ पे फोर्स क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, तब वो डेवलप करेगा। यहाँ पे कहाँ एक्ट कर रहा है M2G? नीचे एक्ट कर रहा है, तो वो टेंशन में पार्ट नहीं लेता है। न्यूमरेटर में जो हम लोग पहले क्या लिखते थे, यहाँ पे 2 टाइम्स जब यहाँ पे निकालना था तो ये टोटल मास आ रहा था, क्योंकि ये टोटल मास का इफेक्ट यहाँ पे आ रहा था। जबकि जब टेंशन यहाँ पे निकालना होगा तो इसका जो M3G है वो टेंशन क्रिएट करेगा इस स्ट्रिंग में, और M1G क्या करेगा, बट ये तो नहीं करता। इसलिए यहाँ पे क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ M3G आता है। सिर्फ ऊपर में M3 आ जाएगा, इस बॉक्स में सिर्फ यहाँ पे M3 आएगा। अगर ये कर लेंगे तो आप डायरेक्ट लिख देंगे। अगर दूसरा तरीका क्या है, जिसको ये मतलब जिसको इस मेथड में डायरेक्ट लिखने में मज़ा नहीं आया तो क्या कर लेगा, वो ऐसा कर लेगा, नीचे दिखाएगा M3G, यहाँ दिखाएगा T1, M3G T1 इक्वेशन बोलेगा कहाँ जा रहा है M3 नीचे जा रहा, तो क्या लिखेगा वो
M3A M3G माइनस T1 M3G माइनस T1। क्या पता है हमें? ये पता है तो क्या निकल के आ जाएगा? ये पता तो T1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये पता तो हमें T1 की वैल्यू वहाँ से निकल के आ जाएगी। हाँ, इक्वेशन बना के तो आ ही जाएगा। इक्वेशन बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मान लिया कि तुम्हें आता है इक्वेशन बनाना। यहाँ पे लिखना चाहते हो कि कितना लगेगा टेंशन? T1 नीचे, M2G नीचे, ऊपर T लगेगा तो T1 प्लस M2G माइनस T इजिकल टू M2A। ए की वैल्यू रखोगे, T की वैल्यू रखोगे, T1 निकल जाएगा। वो तो ओपन है ही। जब फिर यहाँ से करेंगे तो बेहतर पड़ेगा कि M3G माइनस T1 M3G माइनस T1 इक्वल टू M3A। तो ए की वैल्यू रखेंगे तो T1 यहाँ से निकल जाएगा। अगर आपको इसमें मजा आ रहा है वो या वैसे मजा आ रहा है तो ऐसे करें। बेहतर ये होगा कि हमें डायरेक्ट आंसर 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, हम क्या करें तो ये समझ लें और फिलअप कर दें वहाँ पे। टोटल मासेस का सम नीचे और क्या लिखते हैं वहाँ पे तो 2 का फैक्टर आता है, टेंशन निकालते हैं इसमें जी भी रहेगा। अब क्या करेंगे तो यहाँ पे टेंशन निकालना। तो जिस पॉइंट पे टेंशन निकालना तो इधर इस जो एक साइड में है पुली में तो ये वाला मास आएगा, उससे नीचे का मास वाला आएगा। ये वाला बीच वाला मास से नहीं आते हैं, बीच वाला मास नहीं आएगा, वो ऊपर में जाएगा तो M1G आएगा। समझ आई बात नहीं है? ये तो वही रहेगा हर एक केस के लिए, ये तो परमानेंट वही रहेगा। किसी को अभी भी दिक्कत है? हाँ जी। सीलिंग में बेटा तुम ही बताओ, सीलिंग में तो डबल हो जाएगा बस। सीलिंग में ये जितना यहाँ पे T निकाला ना, यहाँ पे कितना निकाला है T? 2 टाइम्स M2 प्लस M3 इंटू M1 इंटू G बटे M1 प्लस M2 प्लस M3। तो यहाँ पे जितना T आ रहा है उसका डबल कर दोगे, सीलिंग में आ जाएगा। सीलिंग में कुछ नहीं, उस सीलिंग में यहाँ पे जो टेंशन है उसका डबल। सीलिंग का पुली का FBD खींचा ना, ऊपर T डैश हो गया, यहाँ पे T हो गया तो T डैश को कितना हो जाएगा? 2T हो जाएगा। सीधा ही कर लेंगे, सीलिंग में कोई दिक्कत नहीं है। सीलिंग वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बता दिया कि पुली का FBD बनने बोले खींचेंगे तो उस पर जो डायरेक्ट फोर्स लगना है उसको अप्लाई करेंगे। क्लियर बात? तो किसी को अभी भी कन्फ्यूजन है बता देगा। तो वैल्यू पुटिंग का एक जल्दी से निकाल लें आप। वैल्यू पुटिंग का ये 2 किलो 2 किलो 2 किलो दिया हुआ, 2 किलो 2 किलो 2 किलो। पहले तो ए बता देगा, T1 बता देगा, T बता देगा। 2 किलो 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 2 किलो। आप जो है तो आंसर आप बताने की कोशिश करेंगे, हर एक आदमी जो बैठा हुआ। आप इसमें ना लेकर रहें कि मोदी साहब आंसर आएंगे बताने के लिए। काफ़ी बार लोगों को ऐसा होता है कि क्लास में बैठे रहते हैं, वो आंसर बताते नहीं, एग्ज़ाम में भी जाके ऐसे ही कर देते हैं। आप यहाँ पे टेंटेटिव नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली एग्जामिनेशन हॉल में भी तो आपको इनर्शिया कंटिन्यू करेगा। आपको एक ऐसे लेथार्जिक आदत हो जाएगी आपके अंदर। ये 2G 4G हो गया, 4G माइनस 2G तो नेट फोर्स कितना हो गया? तो 2G हो गया। नेट फोर्स विल ट्वाइस G, टोटल मास विल बी 6, तो दैट विल G बाई एक्सेलरेशन विल G बाई 3, एक्सेलरेशन G बाई 3। बाकी टेंशन लिखना वहाँ पे और यहाँ पे, या तो डायरेक्ट लिख सकते हो या इक्वेशन बना के आ सकते हो, जो मर्जी आप कर सकते हैं। टेंशन लिखना है यहाँ पे ए की वैल्यू 2 प्लस 2 माइनस 2 बाई 2 प्लस 2 प्लस 2। डैटब्ल्यू तो मैं कैंसिल कर देंगे, डैटब्ल्यू G बाई 3। ए की वैल्यू G बाई 3 होगा, G बाई 3 से डाउनवर्ड जाएगा, वो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। G बाई 3 से नीचे जाएगा और वो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ए की वैल्यू में किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। T के वैल्यू के लिए आ जाते हैं।
टी 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 के लिए देखोगे, टी के लिए दो साइड बना लोगे। यहाँ पे कितना किलो हो गया, ये 4 किलो हो गया। 4 किलो 2 किलो का दो दो टीम बन जाएगा। टी इजकल टू 2 टाइम्स 2 इंटू ये 2 किलो और ये 2 किलो को यहाँ पे जो टेंशन होगा तो डायरेक्टली 8g/3 आ जाएगा। बोलो बोलो। ये 4/3 जा रहा है। टी यहाँ पे निकाला, यहाँ पे निकाला, ये यहाँ पे निकाला, तो ये 2 है और ये देख टोटल कितना हो गया, यहाँ पे निकाला, ये 4 हो गया। ये तो 4 + 2 नीचे में 6 हो गया। और ऊपर में 2 टाइम्स मास का प्रोडक्ट होता है। एक मास 2 है और एक मास कितना है, 4 है। देख लो कहाँ पे बोल रहा हूँ, यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे तो 8g/3, जबकि जो T1 था हमारा, यहाँ पे जो T1 है, यहाँ पे T1 जो है, तो उसके लिए क्या बताया लिखने को, नीचे तो टोटल मास तो आएगा ही आएगा, डिनोमिनेटर में टोटल आएगा, जी भी आएगा। अब क्या बताया ऊपर में 2 टाइम्स, क्यों, कौन से मास, दोनों मास जाएंगे, ये मास आएगा और ये मास आएगा। ठीक है यहाँ तक। तो ये कितना आ जा रहा है, तो रूटीन हो गया। जो तुम्हारे किताब वगैरह में तो इतना ही दिया हुआ। 1 मोर एक और ब्लॉक लेकर के लिख लें। लिखने वाली बात ये है, या तो आपको मर्जी, किसी को मन कर रहा है तो मैं इक्वेशन से करूँगा, इक्वेशन से कर सकते हो डेफिनेटली। जिनको इक्वेशन से मन कर रहा है तो इक्वेशन एक बार देख लें, मैं बना के दिखा देता हूँ, आप लोग भी बता दें अगर इक्वेशन से जिनको इच्छा हो रही है। देखा इधर, ये जो है तो यहाँ पे मैं इक्वेशन दिखा दे रहा हूँ। ये जो है ये 2g लग रहा है, ये कितने से जा रहा है, a से जा रहा है। इसका इस वाले ब्लॉक का इक्वेशन बताएंगे। इस वाला ब्लॉक के लिए राइट साइड में 2 इंटू a और लेफ्ट हैंड साइड में 2g माइनस T1। a की वैल्यू पता तो रखेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, तो T1 की वैल्यू निकल जाएगा। जिनको इक्वेशन से लग रहा है कि हमें याद नहीं रखना है, हमें इक्वेशन से काम करना, तो इक्वेशन से ऐसा कर लेंगे, a की वैल्यू पहले निकाल करके डाल देंगे। जो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो a भी नहीं निकालना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं a फार्मूला अप्लाई नहीं करूँगा, मैं न्यूटन के नियम से जाऊँगा, तो पहले एक्सलेशन निकालना पड़ेगा और देन आफ्टर एक्सलेशन नीचे, तो नीचे वाला फोर्स जो +2g। ये पता तो a की वैल्यू रख देंगे, क्या निकल के आ जाएगा, तो t निकल के आ जाएगा। a की वैल्यू पता तो क्या निकल के आ जाएगा, तो T1 वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। और दूसरा यहाँ पे ये वाला ब्लॉक के लिए यहाँ t निकालना, अगर t निकालना होगा तो यहाँ से जाना बेहतर रहेगा। यहाँ t हो गया, नीचे कितना है हमारा 2g, ये जा रहा है a से, अगेन 2a, t - 2g, इसके लिए बना दिया गया। ये वाला ब्लॉक है 2 kg का, नीचे 2g और ऊपर t, तो t - 2g = 2 इंटू a। एक वैल्यू रखोगे, यहाँ से क्या निकल जाएगा, t निकल जाएगा। हाँ साहब बताएंगे आपको कौन सा नियम अच्छा लगा t और T1 निकालने के लिए, जो पहले फार्मूला वाला नियम या इक्वेशन वाला नियम। फार्मूला वाला नियम तो फार्मूला वाला से कर लेंगे, बाकी इक्वेशन लिखने के लिए आपको आना चाहिए। कैसे इक्वेशन लिखते हैं, अब ये सॉल्यूशन का डायरेक्शन देख लेते हैं। पहले राइट साइड में मास इंटू एक्सेलरेशन लिख देते हैं, वो कहाँ जा रहा है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दिया। अब ऊपर वाला फोर्स कौन है, t है, और t को प्लस में और 2g को, तो इक्वेशन बन जाएगा। a की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से भी t की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जैसे आपको जो तो अच्छा लगता है वैसे कर लेंगे। हमने दोनों केस बता दिए आपको, बाकी जो है तो डायरेक्ट जो पिकअप कर लिया तो जल्दी जल्दी आंसर बता देंगे। आंसर्स डेफिनेटली जो है आपको ऐसा लगता है कि ये तो मैं समझ गया, अभी आप समझ गए। परमानेंट करने के लिए ज़रूरी है कि आप आंसर जो पूछा जा रहा है आप बताएं उसे, उसके बाद भी रिटेंशन नहीं होता। कल को आ जाए ना आप फिर से जा कर के तो आप भूल जाते हैं, या आप क्या हर एक आदमी भूल जाता है, तो ज़रूरी है कि रिटेंशन रखने के लिए 4 किलो 3 किलो 2 किलो
1 किलो। कितने पॉसिबिलिटी बनेगी टेंशन की यहाँ पे? तो डेट विल बी T3, या यहाँ से स्टार्ट करें T4 के साथ स्टार्ट करें, T4, T3, T2, T1 और A। इन सभी के वैल्यूज आप ट्राई करके बता दें कि कितना कितना आ रहा है। ए की वैल्यू ओके, पहले तो नेट फोर्स बता दोगे। नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 8G। नेट फोर्स वैल्यू 8G और टोटल मास कितना हमारा? 8G/10 विल बी द एक्सेलरेशन। ये दिख रहा होगा टोटल मास राइट साइड में कितना है? 2 + 4 + 3, तो डेट विल बी 9, 9 - 1 8 हो गया। 8G/10 G × 4/5 A = 4G/5। आठ मीटर/सेकंड² आ गया। ऊपर देगा क्या? अब T4 लिखने जाओ। T4 में 2 टीम बनेगा, एक टीम ये और एक टीम ये है। ये दोनों टीम टेंशन डेवलप करेगा, वो बीच वाला टेंशन डेवलप। तो नीचे क्या लिखेंगे? नीचे तो टोटल मास ही आएगा और ऊपर में G आएगा और 2 का फैक्टर आएगा। बाद में 2 मास से ये लोग होंगे, तो डेट विल 4 and 1 आ जाएगा। तो T1 के लिए, T4 के लिए किसी को दिक्कत है बोल देगा। डायरेक्ट लिखने में तो डायरेक्ट में जैसे बताएगा वैसे लिखेंगे तो सही आंसर आएगा। बाकी इक्वेशन आपके पास ओपन है कि आपको मर्जी है कि मैं इक्वेशन से करूँगा, तो आपको इक्वेशन आपको सिखा दिया गया, उससे आप निकाल सकते हैं। डायरेक्ट में जो प्रोसेस है तो वैसे करेंगे तभी आंसर आएगा। तो आप बता दें नीचे टोटल मास लिखें, G लिखें, 2 लिखें। अब 2 यहाँ पे टीम बनाओगे। जब T3 लिखना तो T3 लिखना 2 टीम में, तो एक टीम में ये आएगा 7 और ये बना जाएगा, ऐसा बनेगा। T3 के 2 टीम ऐसा बनेगा। और जब क्या लिखेंगे आप? T2 लिखेंगे तो 2 टीम ऐसा बन जाएगा। ये एक टीम होगा और एक टीम ये होगा। ये टीम कितना हो गया? तो 4 7 और 2 9, तो 2 × 9 × 1 × G। और डबल कर देंगे T2 का तो क्या मिल जाएगा? तो T1 will twice of T2। तो ऐसे सारे फिलअप कर लिया तो बढ़िया है। बाकी इंश्योर करेंगे कि आगे भी आप कर लेते हो। यूजुअली 3 लाइक कुछ किताबों में ये इतना तक 3 ब्लॉक्स दे करके यहाँ पे टेंशन पूछा कि एग्जाम में कोई एक ही वैल्यू पूछे जाएंगे। तो आप एक वैल्यू तो आप डेफिनेटली तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि मैं इक्वेशन बना के काम करूँगा तो इक्वेशन से काम कर सकते हैं। T3 की वैल्यू देखो इधर T3 में यहाँ पे तो कितना हो गया? ये एक टीम 7 हो गया, एक 1 हो गया। इसका इफेक्ट नहीं आएगा, न्यूमरेटर में इफेक्ट नहीं आएगा। टू kg मास का इक्वेशन ऊपर देगा। ये आंसर आपको सामने दिखा दिया गया, उधर से भी इतना ही आंसर आएगा। बाकी इक्वेशन लिख देता हूँ।
इक्वेशन तो आपको लिख लेना चाहिए, इसमें आदमी को दिक्कत आ सकती है। इक्वेशन तो आपको बता दिया कि एक ही काम करना होता है राइट साइड में मास इंटू एक्सेलरेशन, और लेफ्ट साइड में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो फोर्स है पॉजिटिव और अगेंस्ट वाले को, और एफबीडी में कौन से फोर्सेज को काउंट करते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट में जो डायरेक्ट फोर्स लग रहा है उसी को काउंट करते हैं। देखा इधर ये सभी लोग जा कर, हाँ ये नीचे जा रहा है, ये कितना लग रहा होगा इस पर 4G, और वहाँ पे कितना दिखाया था T4, तो T4 ये हो गया, और ये कितना हो गया 4G, और ये से जा रहा है। पहला इक्वेशन क्या क्रिएट करोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे और इधर भी नीचे है, तो 4G माइनस T4, ये तुम्हें पता है ना, ये रख दोगे तो क्या निकल जाएगा T4 निकल जाएगा, फिनिश हो गया। अब ऐसा नहीं बोलो कि अब ए रखो फिर T4 निकाल के दिखाओ फिर मैं मानूंगा, आप उसको अब कर सकते हैं। हाँ 2 kg के लिए बता रहा हूँ, ऊपर देगा ये 4 किलो के लिए बता दिया, ऊपर देगा 3 kg के लिए पहले बता रहा हूँ। अब 3 kg पे T4 नीचे, 3 kg पे और क्या थे नीचे, 3 kg वाले के लिए दिखा रहा हूँ, तो 3G लगेगा 3 kg वाले पे, तो ऊपर क्या दिखा था T3, यहाँ पे एक तो लगेगा T4, एक लगेगा 3G, और क्या लगेगा, और जा कहाँ रहा है ये, क्या लिखूँ राइट साइड में 3 kg वाले के लिए काम कर रहा हूँ, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, तो T4 माइनस और T4 तो प्लस 3G, ए की वैल्यू रखेंगे और किसकी T4 की वैल्यू रख देंगे तो क्या निकल जाएगा यहाँ पे T3 निकल जाएगा यहाँ से। समझ नहीं आई बात कुछ, टू kg और 1 kg, ये इक्वेशन में समझ नहीं आया या पहले वाला आंसर नहीं समझ में आया। इक्वेशन में तो जो बताया ना कि इसका एबीडी खींच रहे हैं, तो इस पर जो डायरेक्ट फोर्स लग रहा है उसी को दिखाएंगे। तो इस पर क्या लग रहा है डायरेक्ट, ये स्ट्रिंग से बंधा है तो T3 लग रहा है, नीचे भी स्ट्रिंग से बंधा तो ये यहाँ T4 लग रहा है, इसका बे अटैक कर रहा होगा, और जा कहाँ रहा है ये नीचे, तो डायरेक्ट फोर्स इतना ही लग रहा है तो इसी को दिखाएंगे। डायरेक्ट फोर्स जो उस पर लग रहा है, समझ आई बात, यही बोला था एफबीडी में सिर्फ उसी फोर्स को काउंट करते हैं जो उसी पे डायरेक्ट लग रहा है। 1G लग रहा है 2G लग रहा है ये सब काउंट नहीं है, जो भी उसका काउंटिंग है अपने आप ट्रांसफर हो गया, जो T4 जो किया अपने आप सबका इफेक्ट काउंट हो गया। तो 3 kg का एफबीडी दिखाएगा, 3 kg पे दिखा रहा है, ये T4 है, ये 3G है और ये T3 है। एक्सेलरेशन नीचे तो है, मास इंटू एक्सेलरेशन 3 इंटू ए, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में T4 एंड 3G और अपोजिट में T3। T4 ऑलरेडी पता है, ये पता है, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से, तो T3 निकल जाएगा। क्लियर हो गया लोगों को, आगे मूव करोगे। 2 किलो का एफबीडी किसी को चाहिए तो 2 किलो का एफबीडी ऐसे बना लोगे। एफबीडी में कोई बड़ा है ही नहीं, आप 11वीं क्लास से बना कर आ रहे हैं, जो फार्मूला बनाया है वो अगर आप याद रखते हो, जहाँ पे आंसर होता है जल्दी निकाल के सही करके दे देते हैं तो वो ज़्यादा मैटर करता है। बाकी ये तो आप 11वीं क्लास में आदमी को सिखाया जाता है कि राइट मास इंटू एक्सेलरेशन लिखो, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाले फोर्स को पॉजिटिव और अगेंस्ट वाले को निगेटिव लिखो। ये क्वेश्चन बनाना तो आपको पता ही है। ये जो है कितना कर दिया गया आपको 2G, और ऊपर में क्या लग रहा है T2 लग रहा है। जा कहाँ रहा है ये, क्या लिखेंगे राइट साइड में, राइट हैंड मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कौन लोग हैं 2G एंड क्या क्या पता है, ये पता है T3 पता है, तो क्या निकल जाएगा ये पता है, T3 पता तो T2 निकल जाएगा। किसी को T2 के बारे में यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेना तो यहाँ से बना लेगा। T2 एंड 1G, इधर T2 लग रहा है, इधर कितना लग रहा है 1 इंटू G, और ये कहाँ जा रहा है अब राइट साइड में 1 इंटू ए। यहाँ से भी सोल्व करोगे तो क्या है, एक ही वैल्यू रखोगे T2 निकल जाएगा, उतना ही आएगा।
समझ आ गया होगा लोगों को। तो ये क्वेश्चन में लिखा दिया गया, बाकी जो वैल्यूज हैं तो वो रखेंगे तो डेफिनेटली वो आंसर आ जाएगा, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। ये यहाँ पे स्प्रिंग लगाया होता कहीं पे, तो स्प्रिंग की रीडिंग पूछा था तो भी क्या निकालना, टेंशन निकालना। अगर टेंशन निकाला आपने और किलोग्राम में दिया हुआ, तो यहाँ से टेंशन निकालोगे तो न्यूटन में आएगा, उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो किस में चला जाएगा वो, तो किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। तो 3 ब्लॉक या 4 ब्लॉक जितने भी रहेंगे तो अपने जहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो टेंशन और एक्सेलरेशन निकाल लोगे, सीलिंग में टेंशन निकाल लोगे। तो अभी कहाँ पे स्टडी कर रहे थे हम लोग, सारे ब्लॉक्स हमारे कहाँ पे थे, वर्टिकल सिस्टम में। कुछ जल्दी से देख लें सारे ब्लॉक्स कहाँ पे होंगे, तो इंक्लाइन पे होंगे या सारे ब्लॉक्स हॉरिजॉन्टल पे होंगे। इंक्लाइन वाला केस जल्दी देख लें, फटाफट देख लेगा। इंक्लाइन प्लेन का एक बार प्यार से बना लेगा डायग्राम, और काफ़ी बार जो होता है सवाल यहीं से आ जाते हैं। इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन थीटा, और ब्लॉक जो है हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा पे। अभी कौन सा, तो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पढ़ रहे हैं, आईपी बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन पे स्टडी कर रहे हैं, तो याद होगा इंक्लाइन प्लेन पे जो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेज होंगे ब्लॉक पे। तो इसका एक तो वेट होगा, वेट कहाँ काम करोगे, वर्टिकल डाउनवर्ड, वेट वर्टिकल डाउनवर्ड, वेट एक्स वर्टिकल डाउनवर्ड, नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट। ऐसे 2 फोर्सेज काम कर रहे हैं। अगर पूछेगा कि नंबर ऑफ फोर्सेज बता दो, कितना बताएंगे। मास ब्लॉक का एम है, mg लग रहा है। नंबर ऑफ फोर्सेज भी पूछ रहे थे, जनसंख्या, तो जनसंख्या कितनी है, 2, एक नॉर्मल और एक mg। अब दूसरा स्टेप क्या बताता है कि हमारा हमेशा ऑब्जर्वेशन कहाँ पे लेते हैं हम लोग, लाइन ऑफ मोशन का लॉन्ग, कहाँ पे लेते हैं, तो हमारा ब्लॉक लाइन ऑफ मोशन का, हमारे ब्लॉक जो है तो लाइन ऑफ मोशन क्या होगा, इस पर हवा में उछलेगा या नीचे जाएगा, डेफिनेट है नीचे जाएगा, या डेफिनेट है कहाँ जाएगा, या ज़्यादा सोच वाली बात नहीं है। ये ना हर एक बच्चा आनंद ले चुका है इसका, प्रैक्टिकल कर रखा है आप लोगों ने, या अभी नहीं करा तो काफ़ी लोग जो है पार्क में अभी भी देखते हैं, क्या जाकर के वहाँ ऊपर बैठ जाते हैं, पार्क में ऊपर बैठ जाते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, वो नीचे चले जाते हैं। वही इंक्लाइन प्लेन है, क्या हुआ, मान लिया उसको स्मूथ ही माना जाता है। अगर किसी और अच्छा स्मूथ का आनंद लेना होता तो काफ़ी लोग जो है तो वो आइस वाला भी बना रहता है। क्या बना रहता है, आप जाते हैं ना, मतलब लाइक अभी आ रहा है सीजन, आ रहा है आइस का, लाइक उस क्या बोलते हैं, स्नोफॉल। तो स्नोफॉल जम जाता है, उस पर क्या करते हैं आप, स्लाइड करते हैं। आप आनंद लेने जाते हैं, स्विट्जरलैंड या श्रीनगर जाते हैं या और भी जगहों पे जाते हैं, इसी का आनंद लेने के लिए जाते हैं। मतलब बचपन में कहाँ पे, पार्क में लिया, और अब स्विट्जरलैंड में। स्मूथनेस को क्या करने जाते हैं आप, तो फील करने जाते हैं। बचपन में फील नहीं किया था। आइस ज़्यादा स्मूथ होता, क्या होता है, आइस जो है तो जो पार्क में जो स्टील का बना रहता है उससे ज़्यादा स्मूथ कौन होगा, हमारा आइस होगा। आइस पे बैठेंगे कहाँ जाएंगे आप, नीचे। यूजुअली इस पे बच्चे नहीं रहते हैं, इस पे बड़े लोग रहते हैं। तो डेफिनेटली मुझे इससे ज़्यादा मतलब नहीं, हमारा किससे मतलब है, लाइन ऑफ मोशन है, हमारा लाइन ऑफ मोशन ये होगा। ये कुछ नया चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, बता दें जो भी फिजिक्स पढ़ रहे हैं सारे एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी बचपन में आपने कर रखा है लोग। तो ये अभी नहीं देखा कभी, तो पार्क में एक बार जाकर देख लेंगे कि ऐसा बना रहता है इंक्लाइन प्लेन। किसी बच्चे को आप ऊपर बैठा दोगे तो क्या आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। और फिर आपको जिद करेगा कि मुझे और बैठाओ, फिर से आप उसको चढ़ा देंगे ऊपर, फिर से वो कहाँ आ जाएगा, नीचे। अगर आपको और प्रेम है उससे तो फिर आप उसको क्या करेंगे, और बैठाएंगे ऊपर, और फिर से वो कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो ऐसा कुछ देर आप करेंगे, फिर वो भी तो बोले अब चलो, आपको भी लगा कि हो गया काम, बहुत हो गया इसका। तो ये क्या हो गया, ये लाइन ऑफ मोशन में देखना, हमारा फिजिक्स क्या है, लाइन ऑफ मोशन। तो लाइन ऑफ मोशन के लिए हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। मैं बोलना चाहता हूँ कि याद होगा वेक्टर में आपको पढ़ाया था कि जो फोर्सेज का कंपोनेंट कहाँ लेते हैं, तो फोर्सेज का कंपोनेंट दो, एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। और जब एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो जब मोशन हो रहा होगा तो कहाँ पे काउंट करते हैं, एक डायरेक्शन वो होगा जिधर मोशन हो रहा हो, और दूसरा कौन सा डायरेक्शन होगा, उसका परपेंडिकुलर। यहाँ पे मोशन किधर हो रहा है, तो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल डाउन द प्लेन हो रहा था। जो फोर्सेज है उनके कंपोनेंट कहाँ लेंगे, डाउन द प्लेन, और दूसरा कंपोनेंट कहाँ आएगा। तो 2 डायरेक्शन आपको कंसिडर करने का, एक ये हो गया, एक प्लेन के पैरेलल हो गया। तो ये तो ऑलरेडी
मैं बोलना चाहता हूँ कि ये इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर ही है, तो इसका कंपोनेंट तो ऑलरेडी है ही, वो एन तो कम्प्लीटली उधर ही है, तो उसका कंपोनेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका कंपोनेंट लेते हैं, mg का कंपोनेंट लेते हैं। mg का कंपोनेंट के लिए देख लेंगे यहाँ पे क्या बनता है। ये ऑलरेडी आप जान चुके हैं कि ये कितना है हमारे पास, ये एंगल थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। ये इंक्लाइन प्लेन पे तो एक बार पहली बार डायग्राम बना रहे हैं, तो आप ऐसे बना करके देख लेंगे बस स्पेशली कि ये एंगल कितना देख लेंगे। मैं ये एंगल थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। mg ये फोर्स है, और ये इधर कंपोनेंट, जिधर एंगल होता क्या बताया था उसका, तो इधर कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा, इधर कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा, और ये जो फोर्स mg है इसका कंपोनेंट इधर जो आएगा, तो डेट विल बी mg sin थीटा, mg cos थीटा, mg sin थीटा। प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या दिख रहा है, इक्विलिब्रियम दिख रहा है, प्लेन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो ये बैलेंस है, तो क्या लिखे n इक्वल टू mg, तो एक इक्वेशन आ जाएगा n इक्वल टू mg cos थीटा। आगे से परमानेंट हो जाएगा नॉर्मल पे, ये इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल की वैल्यू कितनी होती है, mg cos थीटा होती है। इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल की वैल्यू कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, फ्री है, तो n इक्वल टू mg cos थीटा वर्टिकल इक्विलिब्रियम से, प्लेन के परपेंडिकुलर इक्विलिब्रियम से, n इक्वल टू mg cos थीटा, और प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में तो नेट फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन लिखोगे डाउन में मास इनटू एक्सेलरेशन, और डाउन में फोर्स कितना हमारा, तो कितने एक्सेलरेशन से गिर रहा होगा, तो परमानेंट हो गया। इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल एक्सेलरेशन कितना होता है, थीटा दिया हुआ 30 डिग्री, कितना आ जाएगा ये g/2, जितना एंगल दिया उसके अनुसार से निकाल लेंगे। ये इसको देख करके इसमें क्या साइंस देखोगे, साइंस जो है गोड मास से इंडिपेंडेंट है, मास से क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, मास इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा को बैठाएं या फिर बड़े को बैठाएंगे, दोनों कितने एक्सेलरेशन से आएगा, सेम एक्सेलरेशन से आएगा, मतलब दोनों का आनंद क्या आएगा, बराबर आएगा। एक्सेलरेशन परमानेंट उतना ही रहेगा, बड़े का मास कुछ भी हो कोई फर्क नहीं है, एक्सेलरेशन कितने आएगा वो जी साइन थीटा से है, मास से क्या हो गया ये। अब दूसरा साइंस क्या है इसके अंदर, हाँ थीटा पे डिपेंड कर रहा है। उसके अलावा क्या है तीसरा साइंस बोलेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, क्या ये, तो 3 इक्वेशन अप्लाई कर लेंगे। कौन सा पहला इक्वेशन बताओगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा इक्वेशन बताओगे एस पर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, तीसरा इक्वेशन बताओगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो ये एप्लीकेशन होगा। क्लियर हो गया आप लोगों को, कंपेयर किससे करते हैं वो। अब ये तो एक तो यहाँ पे कंपेरिजन करें, एक्सेलरेशन पता चल गया, तो बोला जाएगा कि एक बार कहाँ पे, एक बार बच्चे को आपने क्या करा, एक बार बच्चे को आपने जो हवा में छोड़ दिया और एक बार इंक्लाइन प्लेन पे गिरा दिया, तो दोनों को ग्राउंड तक आने में जो टाइम लग रहा है उसका तो रेशियो निकाले। समझ नहीं आई बात, एक बार बच्चे को कहाँ पे गिरा दिया, तो वो डायरेक्ट हवा में फ्री फॉल करवाया, बच्चे को तुमने बोला कान में कि तुम्हें फ्री फॉल का आनंद देता हूँ, बच्चा किसका आनंद ले रहा है एक बारी, और दूसरी बार किससे लाया आपने, बोलेगा दोनों ये हाइट एच दिया हुआ, तो दोनों केस में टाइम का रेशियो का कंपेरिजन करें, दोनों केस में टाइम का रेशियो का। समझ आई बात, जो सीधा ये फ्री फॉल का टाइम याद हो गया होगा तुम्हें, ये फ्री फॉल का टाइम अगर ये हाइट है, ये हाइट है, फ्री फॉल कर रहा है, तो 2h/g का रूट होता है, t इक्वल टू ये वाला, तो डेट विल 2h/g का रूट, ये हाइट से बच्चे को रिलीज कर दिया, तो डेट विल t1 इक्वल टू 2h/g। जबकि इस पे लाओगे, देखो इधर लाओगे, इधर तो इधर एक्सेलरेशन g sin थीटा, एक्सेलरेशन और ये एंगल थीटा, तो ये डिस्प्लेसमेंट लिख लोगे, ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से यहाँ तक h sin थीटा, ये h/sin थीटा। ज्योमेट्री से लिख सकते हो, ये साइन थीटा, ये थीटा है, ये h है, साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की वैल्यू h/sin थीटा आ जाएगी, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h/sin थीटा। ये ज्योमेट्री तुम्हें पता नहीं, ये वैल्यू कौन बता देगा, ये वैल्यू कितनी होगी, h/cos थीटा या tan थीटा,
ये वाला कितना हो जाएगा? कर लोगे ना ये काम। ये थीटा दिया हुआ है, एच दिया हुआ, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो बेस को वैल्यू एच बाई है tan थीटा। ये ज्योमेट्री आपको करने के लिए आना चाहिए काम। ये अब मान लीजिए था कि 9th क्लास की ज्योमेट्री आप साइन थीटा कॉस थीटा आप जानते हैं, तो मान लीजिए था कितना कर लोगे। ये अगर किसी को दिक्कत है एच बाई साइन थीटा में, तो एक बार मैं डिराइव कर दे रहा हूँ, ये एस मान लेते हैं। तो ये साइन थीटा की वैल्यू कितना लिखेंगे आप? साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एच हाइपोटेनस एस, तो एस की वैल्यू कितना आ जाएगी हमारी? यहाँ से एस ट्रांसफर करोगे तो एस वैल्यू एच बाई साइन थीटा। तो ऐसे निकालते हैं, बाकी डायरेक्ट याद होना चाहिए। ये 9th क्लास का तो मैनिपुलेशन है, ऐसा आप जानते हो ऑलरेडी, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा में एक्सप्रेस करना। T1 की वैल्यू पता चल गया, T1 पता चल गया। अब T2 के लिए तो जब इंक्लाइन प्लेन पे आनंद ले रहा है बच्चा, आनंद ले रहा कहाँ पे? तो इंक्लाइन प्लेन पे, तो यहाँ पे T2 लग रहा है। तो टाइम कितना? एस पर 80 स्क्वायर बाई 2, टी इक्वल टू कितना लिख लोगे? 2s बाई ए, जो इंक्लाइन प्लेन पे टाइम लग रहा है 2s बाई ए। T2 की वैल्यू तो डाल दोगे, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू जी साइन थीटा, एस की वैल्यू, एस की वैल्यू एच बाई साइन थीटा। T2 की वैल्यू बाहर ले लेंगे, 1 बाई साइन थीटा 2h बाई जी। कौन मतलब किसको गोल्ड मेडल मिलेगा? कौन से बच्चे को? फ्री फॉल वाले को कम टाइम मिलेगा, फ्री फॉल वाले को गोल्ड मेडल मिलेगा। नहीं समझ में आई बात? ओबियस है, फ्री फॉल वाले को गोल्ड मेडल मिलेगा। दोनों में कंपेयर करने के लिए होते तो आइडेंटिफाई कर लिया। या क्या लिख लेंगे? T2 की वैल्यू कितनी हो गई? तो डेट में T1 बाई, तो ऐसे कंपेयर कर लोगे। इंक्लाइन प्लेन पे आपने देख लिया कि एक्सेलरेशन की वैल्यू जी साइन थीटा होती है। इंक्लाइन प्लेन पे तो अगर इंक्लाइन प्लेन का हाइट एच दिया हो तो टाइम की वैल्यू कितनी होती है? 1 बटे साइन थीटा इंटू 2h बाई जी, 1 बटे साइन थीटा इंटू। किसी को कोई कन्फ्यूजन है बता देगा? जिसको नहीं समझ में आया बता देगा। यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम पूछ रहा आपसे। ए बी ए इस पे ला रहे हैं ऑब्जेक्ट को, इस पे ये बोला सर्कल का रेडियस कितना आ रहा है? ये सर्कुलर सर्कल है ना पूरा, सर्कल का रेडियस कितना आ रहा है? ऑब्जेक्ट के यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम पूछ जा रहा है। वहाँ से यहाँ तक दिख गया लोगों को? वहाँ से यहाँ तक आने का टाइम फाइंड आउट करना, ठीक है? या पहले ज्योमेट्री ऐसा कर लेंगे, देखेंगे इधर पूरा ऐसा कर दो कि ये इधर ज्वाइन कर दिया ऐसा, तुम्हें पता होगा कैसे क्या बन जाएगा ये? तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तुम्हें पता होगा कि ये कौन सा एंगल होता है ये? तो 90 होता है। तो ये 2r हो गया पूरा लेंथ, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 2r हो गया, ये 90 हो गया। तो ए बी का लेंथ निकाल लोगे, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस कर दूँ,
ए बी का वैल्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, ए बी कितना आ गया हमारा, या डायरेक्ट कंपोनेंट लेके भी कर सकते हैं। ए बी लेंथ निकाल लिया लोगों ने, ये 2r लंबाई है, ये 2r, ये एंगल थीटा, तो इधर कितना आ जाएगा 2r कॉस थीटा। या ट्रायंगल से करोगे तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो अब ये हाइपोटेनस वो बन जाएगा 2r हाइपोटेनस, और ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो ए बी बाई 2r, ए बी इक्वल टू 2r कॉस थीटा। ए से बी तक पहुंचने का टाइम निकालना है, ए से बी तक पहुंचने का टाइम निकालना। ज्योमेट्री क्या यूज हुआ, एंगल ऑफ सेमी सर्कल राइट एंगल, तो ए बी का लेंथ निकाल लिया, वहाँ से वहाँ तक पहुँचने का टाइम निकालना। एक्सेलरेशन कितना आएगा हमारा, एक्सेलरेशन यहाँ दिखाएंगे, इधर देगा ब्लॉक जो भी आ रहा होगा तो उस पर जी ऐसे काम कर रहा होगा, जी वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा होगा। हमें कौन सा किधर एक्सेलरेशन का कंपोनेंट चाहिए, प्लेन के पैरेलल वाला कंपोनेंट चाहिए, ये वाला चाहिए। एंगल वेंगल देख लिया आपने, जी का कंपोनेंट कौन सा एंगल है हमारे, ये एंगल, ये देखो ये थीटा, ये 90, ये वाला ये 90 माइनस थीटा, सामने वाला ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा हमारा, ये थीटा हो जाएगा। इधर जी काम कर रहा है, इधर कंपोनेंट लोगे कॉस थीटा या साइन थीटा। ये बोला जा रहा है कि वैसे भी देख सकते हो, डायरेक्ट भी देख सकता है कि ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ज्योमेट्री से ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा। ये जी है, जो ग्रेविटी लगती है वर्टिकल डाउनवर्ड लगती है, जी कहाँ लगती है वर्टिकल डाउनवर्ड, तो इधर कंपाउंड कितना आ जाएगा, इधर कंपाउंड एक्सेलरेशन का जी कॉस थीटा। वो कोई दिक्कत नहीं है, जो पहले इंक्लाइन प्लेन का एंगल किससे दिया हुआ था, हॉरिजॉन्टल से। पहले जो हमने पढ़ा था अभी बच्चे वाला केस में, तो क्या कौन सा केस था वो, हॉरिजॉन्टल से एंगल था, इसलिए प्लेन के पैरेलल कौन सा कंपोनेंट आया था, साइन थीटा आया था। यहाँ पे किससे एंगल दिया हुआ, वर्टिकल से, तो एंगल कितना जा रहा है, जो प्लेन के पैरेलल कंपोनेंट कितना जा रहा है, जी कॉस थीटा जा रहा है। कोई फर्क नहीं है, काम वही है, आपको देखने में नज़र से तो ऐसे दिख सकता है, अरे अभी तो जी साइन थीटा बताया था, अभी तुरंत जी कॉस थीटा कर दिया है। तो वहाँ पे एंगल हॉरिजॉन्टल से था, यहाँ पे किससे है, जी कॉस थीटा। समझ में आ गया। तब ए से बी तक आने का टाइम बता दें आप लोग, ए से बी पहुँचने का टाइम बता दो, ए से बी पहुँचने का टाइम बता दो। ए की वैल्यू पता चल गई ना, डिस्प्लेसमेंट भी पता चल गया ना, एस बराबर कितना, एस बराबर 80 स्क्वायर बाई 2, एस के जगह पे 2r कॉस थीटा, ए की जगह पे जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर बाई 2, जो कट हो रहा मार दें कट, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, तो 2 अंडर रूट। इसमें क्या मतलब आश्चर्यजनक चीज़ आ गया, हर एक किताब में इस पर सवाल बना हुआ होगा, क्या आश्चर्यजनक चीज़ है ये। नोटिस करें कि अभी बच्चे को इंक्लाइन प्लेन पे लाया था, तो क्या था उसमें 1 साइन थीटा आया था एंड 2h बाई जी आया था, जबकि यहाँ पे थीटा का कोई रोल नहीं आया। टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, तो टाइम ये पूछते हैं या कुछ और पूछ लेते हैं वो, जैसे क्या बोलोगे यहाँ पे केवल थीटा से इंडिपेंडेंट है, थीटा से ये एक्सप्रेशन आ गया। अगर एक्सप्रेशन पूछ जाएगा तो ये टिक करोगे, बाकी जो है जो यूजुअली सवाल पूछ रहे थे तो क्या पूछ रहे थे वो देख लोगे, जहाँ पे वो है तो सवाल क्या पूछे हुए हैं, ये पूछे हुए हैं, ऐसे दिया हुआ। बोला हुआ कि ए बी बी सी ए सी 3 रास्ते हैं, और यहाँ से यहाँ तक टाइम T1 T2 T3 लग रहा है, तो कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा, तो T1 T2 T3 क्या होंगे, बराबर होंगे, वेरीफाई कर दिया हमने। ये T1 T2 T3 यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, इस रास्ते से आ रहा है, एंगल से क्या है हुआ, इंडिपेंडेंट है। 2r बाई जी का रूट प्रूव कर दिया, 2 बाहर में है, r बटे जी का रूट प्रूव कर दिया। T1 T2 T3 टाइम्स क्या आएंगे,
इक्वल आएंगे T1 T2 T3 टाइम क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। वेरीफाई कर दिया, दिखा भी दिया कि आपको हर एक किताब में सवाल बना हुआ मिल जाएगा। तो इनक्लाइन प्लेन का क्लियर हो गया होगा। इनक्लाइन प्लेन पे तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आती है, mg cos थीटा, और एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन g sin थीटा। 3 फार्मूले लगा दोगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी एस पर ut प्लस ए टी एस पर टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये सब कर लोगे ना। कोई बताएगा 2020 में क्या, 21 में से कौन सा सवाल आया था? 2021 में यही इसी पे सवाल था। 2021 में इसी पे सवाल था, किसी को याद नहीं है? सवाल यही था कि इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन पे तो स्पीड यहाँ से तो v से फेंक दिया गया, कितने डिस्टेंस के बाद जाकर रुक जाएगा। समझ नहीं आया? अरे जा रहा होगा तो अभी भी एक्सेलरेशन किधर काम कर रहा होगा, कितना काम कर रहा होगा? तो अब वो जी जो है उसको रोकेगा या चढ़ाएगा? रोकेगा। तो चलते चलते रुक गया, कितना हाइट डिस्टेंस पे रुक गया। तो इंक्लाइन प्लेन में S1 चढ़ने के बाद क्या कर गया, फाइनली रुक गया। समझ नहीं आया कुछ? नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं बेटा। इंक्लाइन प्लेन पे ये तो समझ आ गया था ना, ये ऐसा इंक्लाइन प्लेन है। अब ये बोला है कि ऊपर से ब्लॉक को छोड़ो, ब्लॉक ऊपर से नीचे आए तो एक्सेलरेशन कितना, ऊपर से नीचे आएगा तो स्पीड को बढ़ाएगा, तो ये जो जी साइन थीटा एक्सेलरेशन का काम करेगा। जबकि इसको नीचे से ऊपर फेंक दोगे तो एक्सेलरेशन किधर काम करेगा, नीचे ही काम करेगा। तो क्या करेगा, उसको उसकी वेलोसिटी कम करेगा, उसको रिटार्ड करेगा, रिटार्डेशन काम करेगा। तो सवाल ये दिया था कि नीचे से ऊपर फेंक दिया, ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंक दिया स्पीड v से, ठीक है। ये तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुक जाएगा, फाइनली कितने डिस्टेंस के बाद रुक जाएगा, v डैश 0 का हो जाएगा, s डैश और s की वैल्यू। तो या तो इनको स्टॉपिंग डिस्टेंस का फार्मूला याद है, डायरेक्ट लगा दें। नहीं याद है तो क्या करेंगे, इस पर हमारा लाइन ऑफ मोशन ये है, लाइन ऑफ मोशन ये है, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, फाइनल वेलोसिटी कितना, इनिशियल वेलोसिटी एक जगह पे इंटू एस की वैल्यू निकल के आ गई। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुक जाएगा, तो वी स्क्वायर बाई 2g साइन थीटा। समझ नहीं आया? ये फार्मूला हो गया जो इंक्लाइन प्लेन पे नीचे से ऊपर फेंकते तो स्टॉपिंग डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो कितने फेंका, स्पीड दिया और कितने इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन क्या। तो उसमें सवाल ये था कि एक बार इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, दूसरी बार 60 डिग्री है, तो दोनों के S1 S2 का रेशियो निकालो। कर लोगे तुम दोनों, एक बार कितना इंक्लाइन प्लेन है 30 डिग्री और उस पर भी स्पीड से फेंका, और दूसरी बार कैसा इंक्लाइन प्लेन है 60 डिग्री और उस पर भी स्पीड से फेंका, तो कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुकेगा। तो 30 डिग्री के लिए यहाँ 30 डिग्री आएगा और 60 डिग्री के लिए। समझ नहीं आया कुछ? दो एंगल के लिए कर लोगे ना, दो इंक्लाइन प्लेन के लिए दो केस होते हैं बेसिकली। मैं बोला कि जो सिंगल, यहाँ से ये डायलॉग भी सुन लेगा, जो डायलॉग दिया जा रहा है अगर उसको इस्तेमाल करोगे तो आपको आसान तो लगेगा डेफिनेटली। एक तो बताया था कि जीरो जो है हमारा क्या है, जीरो इज द हीरो ऑफ फिजिक्स। बस जब भी जीरो कोई कंडीशन आता तो उसके लिए अप्लाई करते, जैसे देखा ना अभी फाइनली स्टॉप कर गया, फाइनली स्टॉप हो गया तो कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं ना। तो वैसे जो है कि ये आपका क्या है, दूसरा ये होता हमारा सवाल में, सवाल मतलब जीवन में भी सवाल कब बन जाता है, लाइफ सवाल कब बन जाता है बताएंगे आप? लाइफ में अगर आदमी सिंगल है तो है, और जैसे डबल हो जाओगे, अरे तुम्हें ऐसा नहीं पता कि जैसे तुम डबल हो जाओगे तो लाइफ से एक सवाल बन जाएगा। लाइफ क्या बन जाएगा, सवाल। और ट्रिपल और 4 और 5 हुआ तो फिर तो अपना तो एग्जाम में आएंगे वो सब। मैं यही बोल रहा हूँ कि ये ऐसा ला दिया तो क्या हमारा, अरे फार्मूला है ये, क्या हमारा। अब इस पे सवाल कैसे बनेंगे,
दो लोग कर देंगे। बोले जैसे यहाँ पे तो बोले कि एक बार इंक्लाइन प्लेन का इंक्लेशन 30 डिग्री और दूसरी बार ये 60 डिग्री है, तो S1 S2 का रेशियो निकालो, भी सेम रहेगा। दूसरा बार क्या सवाल बनेगा, एंगल सेम है, अगर एक बार V1 स्पीड से फेंका, दूसरी बार ये V2 स्पीड से फेंका, समझ नहीं आया कुछ, तो ऐसे ही है, तो एक सवाल बनेंगे। मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ से, क्या बोलना चाहते हैं, मैं बोलना चाहता हूँ ये जो फार्मूले निकाल देते हो बॉक्स में डाल देते हो, ये क्या हमारा फार्मूले है, और इसी का दो पार्टिकल्स के लिए कंपेरिजन कर दोगे तो वो क्या बन जाते हैं, क्वेश्चंस बन जाते हैं। समझ आई बात नहीं, तो ये तुम्हें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की हैबिट होना चाहिए। बता दिया हमने कि फार्मूले, हमारा ये काम वैसे हो गया था, मैंने कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए सिखा दिया, हमारा काम डन हो गया था कि ऊपर से नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन और नीचे से ऊपर जाएगा रिटार्डेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन बता दिया हमने, डिराइव कर दिया, एक्स्ट्रा कर दिया। आपको ये भी विजुलाइज करवा दिया कि 2 पॉसिबिलिटी 3 पॉसिबिलिटी बन जाते हैं। एक बार स्पीड इतनी से फेंका, एंगल दे दिया, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस, कोई 3 लोग हैं, कोई 2 दिया रहेगा, तीसरा आइडेंटिफाई करो। समझ आई बात नहीं, या ये एक्सपेरिमेंट को जी को भी वेरिएशन कर दिया तो एक बार कहाँ बोल देगा, एक बार बोला चांद पे कर रहे हैं, एक बार धरती पे कर रहे हैं, या और कुछ बड़ा बनाना चाहेगा तो क्या बता देगा, बोले एक बार चांद पे कर रहे हैं और एक धरती हो गया, इसमें नहीं मजा आया, इसमें नहीं मजा आया, तो बोले एक धरती पे कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, एक धरती पे कर रहे हैं, और एक ऐसे प्लानिट पे कर रहे हैं जो धरती से इतना गुना भारी है, धरती से इतना गुना ज़्यादा रेडियस है उसका। तुमने ऐसे सुना होगा ना कि और भी प्लानिट है जो इनका मास जो है अर्थ से ज़्यादा है और रेडियस भी क्या है उनका ज़्यादा है। ऐसा सुना होगा ना, डेली का ऐसा डायलॉग सुनते हुए कि नेचर में आप जितना देखते हो उतना ही नहीं है, आपको आंखों से एक सूरज एक चांद दिख रहा है उतना ही नहीं है, बहुत सारे सूरज बहुत सारे चांद हैं। तो वैसे मैं बोल रहा हूँ कि सवाल एक बन जाता है, ग्रेविटेशन चैप्टर बोलते हैं, वहाँ बोले कि ऐसा प्लानिट है जिसका मास अर्थ से 4 गुना ज़्यादा है और रेडियस तो 6 गुना ज़्यादा है, तो वहाँ जी डैश अलग हो जाएगा। तो पहले जी डैश वहाँ से निकालो फिर फेंको, तो लंबा सवाल बन जाएगा। समझ आई बात नहीं, तो इसका कोई एक्सटेंड नहीं होता। हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव एग्जाम में एक क्वेश्चन पे 1 मिनट का टाइम है या 30 सेकंड का टाइम है, तो हमारे लिए इतना फिजिबल है। फार्मूले याद हो गए, 2 एंगल्स के लिए कंपेरिजन करनी या 2 स्पीड्स के लिए क्या करना, कंपेयर करना। समझ आई बात नहीं आई, तो दोनों आइडेंटिफिकेशन करा दिया। बाकी वो क्वेश्चन जाके जिनको चाहिए तो पूरा विजुलाइज कर लोगे। अब मैं 30 डिग्री और 60 डिग्री पे S1 S2 का कंपेरिजन करना कोई मैटर नहीं रहा। इंक्लाइन प्लेन की चर्चा कर दी गई, जी साइन डेटा, इंक्लाइन प्लेन की चर्चा कर दी गई, जी साइन डेटा क्लियर है। ऊपर के लिए एक्सेलरेशन और नीचे के लिए रिटार्डेशन और नॉर्मल का वैल्यू mg। तो इंक्लाइन प्लेन पे हमें फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ना था, हम लोग किसमें इंटरेस्टेड थे आज। तो जब सिंगल इंक्लाइन प्लेन के लिए n की वैल्यू mg cos थीटा और एक्सेलरेशन की वैल्यू जी साइन थीटा, तो वो फिर से क्या था, फार्मूला था। अब 2 इंक्लाइन प्लेन लगा दिया। कितने इंक्लाइन प्लेन दिख रहा है आपको, 2 इंक्लाइंड प्लेन दिख रहा है। अब ये सवाल बन गया, 2 इंक्लाइंड प्लेन क्या बन गया, समझ आई बात, बोलो बोलो, नहीं बोलना चाहते हो, अरे कुछ भी बोलते रहो। इंक्लाइंड प्लेन है, मज़ा आ रहा है, जीवन आनंद लेने का गेम है, जितना आनंद लोगे उतना लॉन्ग टाइम तक आनंद लोगे। इंक्लाइन प्लेन पे 2 ब्लॉक दिख रहा होगा लोगों को, क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी बताएंगे लोग, 1-2 देख लेगा। एक पॉसिबिलिटी ऐसे दे रहे थे कि दोनों का मास 1 किलो 1 किलो, दोनों का मास 1 किलो 1 किलो, दोनों का मास कितना, 1 किलो 1 किलो। एक्सेलरेशन बताओगे, दोनों का मास 1 किलो 1 किलो। हाँ वेरी गुड, थीटा पे डिपेंड करेगा, दोनों का मास। कुछ जगह पर थीटा भी नहीं दिया रहता, देख लो वहाँ पे विजुलाइज कर लोगे जा करके, तो उसमें जो है ना अच्छे से देखोगे डायग्राम को, तो एक लेंथ बड़ा रहेगा, एक लेंथ क्या रहेगा। फिलहाल मैं एक लेंथ ऐसे बड़ा दिखा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, मान ले थोड़ी देर के लिए, तो ऐसा इंक्लाइन प्लेन दिखा देता हूँ जो तुम्हें अब तो दिख रहा होगा कि ये लंबाई बड़ी है, राइट वाले को मैं बड़ा मान ले रहा हूँ। ऐसा कोई इंक्लाइन प्लेन मैं बोल रहा हूँ कुछ लिखा नहीं रहेगा, फोटो से भी देखना होता। क्या करना होता है, फोटो से ये देखना होता। आंखों से फोटो से क्या दिख रहा है, ये लंबाई
ऐसा लालच में तो नहीं आओगे दोनों 1 किलो तो दोनों रुका रहेगा, ऐसे तो लालच में नहीं आओगे। वो लालच कब रहेगा, दोनों 1 किलो दोनों तो रुका हुआ कब रहेगा, जब दोनों की ये लंबाई भी सेम रहेगी, थीटा सेम रहेगा। लेकिन एक बड़ा एक छोटा दिखाते हैं, पूछते दोनों के बारे में कमेंट्री करो, ये नीचे जाएगा ऊपर जाएगा या बराबर रहेगा, तो क्या करेंगे। तो बच्चा जानता है कि कौन सा जो ये वाला, इनकी इस केस में ये नीचे जाएगा वो जाएगा, ये वाला नीचे जाएगा, ये वाला नीचे जाएगा। क्यों नीचे जाएगा, दिख रहा है लोगों को, ज़्यादा थीटा है, ये लंबाई पैजामा की लंबाई ज़्यादा ना, साइड की लंबाई ज़्यादा तो एंगल बड़ा हो जाएगा, एंगल बड़ा तो जी साइन थीटा ज़्यादा हो जाएगा, तो नीचे नेट फोर्स ये आ जाएगा, नीचे ये आ जाएगा, ऊपर क्या है ये आ जाएगा। या ऐसे भी तुम जानते हो, देखोगे ना, ये देखोगे क्यों नहीं गिर रहा है, ये क्यों नहीं गिर रहा है, अरे हॉरिजॉन्टल है ना, जो खड़ा करेंगे तो गिरने के चांस बढ़ जाएंगे ना। तो खड़ा कौन ज़्यादा दिख रहा है इस केस में, ये बोल रहा हूँ एंगल ज़्यादा है या खड़ा जाए, छोटा साइड होगा तो खड़ा हो जाएगा वो, छोटा साइड होगा तो क्या हो जाएगा वो, समझ आ गया, वो एंगल बड़ा हो जाएगा उसका, ये लंबाई इसकी हाइट ऐसे छोटी है तो ये क्या ऐसा हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, ये यूजुअली आप लोग यही किताब में पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं तो लोग यही देखते हैं कि ये साइड लंबाई ज़्यादा, जिसके सामने का एंगल बड़ा हो गया, एंगल बड़ा होगा तो जी साइन थीटा ये बड़ा जाएगा, तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। क्या क्या याद रखना है, जब क्वेश्चंस करोगे तो 1 से 2 सवाल इसमें मिलेंगे। तो एक तो देख लो, विजुअलाइज करो आंखों से अच्छे से कि बराबर है या बड़ा छोटा दिख रहा है, ऐसे करके देख लो एक बार। ठीक है, यूजुअली बड़ा छोटा बना देते हैं और 1 किलो दे देते हैं, तो जो लेंथ क्या रहेगा, छोटा रहेगा, तो वो क्या करेगा, नीचे ही जाएगा। या लंबाई देख करके जब बताना चाहो तो उसको एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दूसरा केस, अब वैल्यूज θ1 θ2 लिख लेते हैं और m1 m2 भी डाल देता हूँ, ये m2 डाल देता हूँ और m1 डाल देता हूँ, m2 m1 θ2 θ1। बहुत आसान हो गया। अब क्या निकालना हमें, दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन निकालने और टेंशन निकालना है। बहुत आसान काम है। काम लाइन ऑफ मोशन का m2 में बड़ा है, मान ले क्या है, m2 मोटा है, m1 क्या है तो छोटा है या पतला है, m2g sin θ2 और m1g कौन भारी है, m2g sin θ2 भारी है, भारी वाले ले जाएंगे और हल्का वाला आएंगे नीचे। कितना m2 प्लस m1 या m2 sin θ2 प्लस m1 sin θ1 क्या आएगा, तो टोटल मास आता नीचे, तो m2 प्लस m1 आएगा। न्यूमरेटर में भारी माना है, ये तो भारी माना है, भारी वाले ले जाएंगे, m2g g g g g सुना होगा ना, अभी एक डॉक्टर जी पिक्चर आ रहा है, अच्छा नहीं सुना आप लोगों ने, डॉक्टर जी m2g m2g कॉमन हो गया, हाँ माना है m2 sin θ2 की वैल्यू ज़्यादा है, वहाँ पे वैल्यूज दे रहेंगे, उससे पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये पता चल जाता है सवाल में, ये पता। अगर नहीं पता चला तो क्या करोगे, तब बोलोगे सैफ अली खान का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। जब m2 और अगर कुछ नहीं पता होता ना, θ1 θ2 m1 m2 कुछ नहीं पता होता, वैसे हमने माना ना, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ तो आपको 2 केस मान के आंसर देना होगा। कुछ सवाल पूरे फिजिक्स में 10-15 जगहों पे ऐसे लोग गलती करते हैं। सैफ अली खान कॉन्सेप्ट क्या है, उसको पता नहीं चला है कि बड़ा छोटा क्या होता है, उसने ये पहली बार क्या करा, बड़े लोगों से शादी कर लिया, अब बाद में किससे शादी कर लिया, समझ आई बात नहीं है। एक तीसरा ऑप्शन खुला हुआ, समझ आ गया होगा लोगों को। ये 2 केस बनाना होता है, ये हर एक जहाँ पे मेंशन नहीं है। जैसे काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि m2 sin θ2 को माइनस प्लस में क्यों लिख दिया और m1 sin θ1 को माइनस में क्यों, हमने माना है कौन बड़ा है, m2 sin θ2 बड़ा है। यूजुअली वैल्यूज दिए रहते हैं, वहाँ तो पता चल जाएगा। जहाँ पे नहीं पता चल रहा वहाँ 2 केस ही होते हैं, वहाँ पे 2 केस होंगे, समझ आई बात नहीं। अगर एक केस मान के आंसर दोगे तो
गलत हो जाएगा। ओपनली ब्रॉडेड माइंड में कितने केस बनते हैं वहाँ पे? 2 केस बनते हैं। समझ आ गया वो? ऐसा नहीं समझो कि सर तो अच्छा नियम बता 2 शादी करना है, ऐसे मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ 2 केस फिजिक्स में जहाँ रहेगा तो आप कंसिडर कर लें। काफ़ी लोग हमारे से अभी तक जितना पढ़ाया है उसमें कम से कम 1000 लोग तो पूछे होंगे कि ये ऐसा क्यों। ये यहाँ पे नहीं पहली बार आया है ना आपके सामने, बड़ा छोटा का, आगे जो है और भी जगहों पर यूज होगा। तो हमने यहाँ माना है कि अगर m2 sin θ2 बड़ा होगा तो ऐसा लिखोगे। अगर कौन बड़ा होगा? m1 sin θ1, तो क्या लिखेंगे? m1 sin θ1 माइनस m2 sin θ2 इंटू जी बटे m1 प्लस m2। समझ आ गया होगा लोगों को? नीचे परमानेंटली m1 प्लस m2 ही आएगा नीचे परमानेंटली। तो एक्सक्लूसिव कौन सा डायग्राम खींच रहे हैं हम लोग? एक्सक्लूसिव इंक्लाइंड प्लेन है। कौन सा डायग्राम है? एक्सक्लूसिव इंक्लाइंड प्लेन पे किसका रोल आता है? m2g sin θ का और mg sin θ का रोल आता है। 2 लोग रहेंगे तो भारी माइनस। यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ कि वर्टिकल में m2g आता था, जबकि यहाँ पे कौन आता है? m2g sin θ आता है। m2g, समझ आई बात नहीं? वर्टिकल में क्या लिखा है? m2g माइनस m1g, और इंक्लाइन पे क्या लिखा? sin θ कंपोनेंट यूज होता है। कौन सा? अगर इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन दिया हुआ हॉरिजॉन्टल से तो m2g sin θ वाला कंपोनेंट यूज होगा। क्लियर हो गया लोगों को? a की वैल्यू निकाल लिया। अब t की वैल्यू ये नीचे जा रहा है इतना a से। t की वैल्यू कौन बताएगा? इक्वेशन बना देता हूँ, बाकी जहाँ रहेगा तो निकाल लेंगे। यहाँ पे तो a की वैल्यू लिख लिया होगा लोगों ने, a की वैल्यू निकाल लिया। नीचे m2g और ऊपर कितना लग गया? t लग गया। t निकालना, कौन इक्वेशन बता देगा? जा कहाँ रहा है? नीचे जा रहा है। मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में m2g sin θ2 m2g sin θ2 माइनस t इक्वल टू m2a। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? निकाल लोगे ना यहाँ से? सोल्व करो। a की वैल्यू रखोगे, t की वैल्यू इतनी आती है m1 m2g sin θ1 प्लस sin θ2 फार्मूला भी बोलते हैं। टेंशन का जो एक्सप्रेशन आएगा ऐसा आ जाएगा। कैसे आएगा ये? a की वैल्यू रख दोगे। अभी a की वैल्यू जो निकाला था ना, यहाँ पे रख करके क्या कर लेंगे आप? सोल्व कर लेंगे। तो m1 m2g बटे m1 प्लस m2 sin θ1 प्लस sin θ2 आएगा। दोनों ब्लॉक को कनेक्ट करने वाले स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू इतनी आ जाएगी। बाकी मोस्टली लोग ये सवाल कर लेते हैं। जो सवाल आपको दिक्कत करती है तो वो देख लें क्या करती है। टेंशन निकाल लिया लोगों ने, ए की वैल्यू रखेंगे, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। ये जो 2 टाइम्स m1 m2g बाई m1 प्लस m2 था ना, 2 टाइम्स m1 m2g बाई m1 प्लस m2 याद है कुछ? कहाँ पे करा था? दोनों वर्टिकल था। तो इसी का स्पेशल केस है। θ1 θ2 90 कर दो तो क्या जाएगा? θ1 θ2 90 कर दो तो दोनों ब्लॉक्स क्या हो जाएंगे? वर्टिकल बन जाएंगे। तो ऐसे कर सकते हो तुम। बाकी यहाँ पे भी दिखा दिएगा आपको कि जो फार्मूला में विश्वास करते थे फार्मूला रख करके आगे यूटिलाइज कर सकता है इसको। जहाँ पे कहीं टेंशन निकालना इंक्लाइन प्लेन पे तो एंगल यूज करके, तो टेंशन या एक ब्लॉक इंक्लाइन पे है और एक ब्लॉक वर्टिकल पे, तो एक एंगल ले लोगे θ1 और एक एंगल 90 लेकर ऐसे कर सकते हो आप। ये एक्सेलरेशन टेंशन लोगों ने याद कर लिया होगा। बाकी जो लोगों को दिक्कत आती है वो देख लेंगे क्या दिक्कत आती है। ये पूछा रहता है, क्या देखोगे यहाँ पे? इसके बाद पुली के बारे में पूछा रहता है। पुली 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 के बारे में, पुली के बारे में भी नहीं पूछते। बोलते इसके बारे में क्या बोलते हैं? ये हिंज है। ये क्या लगा हुआ है? हिंज, मतलब किल लगा हुआ है। यहाँ पे किल लगा हुआ, बोला किल पुली पे कितना फोर्स लगा रहा है। किल जो है, किल जैसे यहाँ पे ना किल काफ़ी जगह पे तो लगाया हुआ है, तो वो किल जो है, तो किल, ये जो किल है कितना पुली पे फोर्स लगा रहा है, हिंज कितना पुली पे फोर्स लगा रहा है। तो इसका आंसर कैसे देते हैं? एक्शन रिएक्शन से देते हैं। हिंज पुली पे कितना लगा रहा है, तो बोलेंगे पुली जितना हिंज पे लगाएगा, तो पुली हिंज पे लगाएगा वो निकल जाएगा। पुली पे इधर टेंशन टी है और यहाँ भी टेंशन, और ये एंगल आपको पता रहेगा जो भी एंगल है। तो दो फोर्सेज हैं और उनके बीच का एंगल पता, तो वेक्टर से रिजल्टेंट निकाल लोगे।
वेक्टर से क्या निकाल लेंगे, वो याद होगा। ये एंगल मान ले, जो भी एंगल दिया हुआ वहाँ पे ज्योमेट्री से निकल जाएगा। मान ले थीटा है, तो थीटा एंगल पे टी और टी का रिजल्टेंट याद होगा लोगों को। टी और टी दोनों तरफ टी है ना, टी और टी, तो थीटा एंगल पे कितना रिजल्टेंट, 2t cos थीटा बाई टू। तो ऐसे याद कर यूटिलाइज कर लोगे। यूजुअली में जहाँ पे रहता है तो 90 डिग्री एंगल रहता है वो, बट जनरल हमने थीटा लेके तो दिखा दिया, आप शो आउट कर दिया। इनक्लाइन प्लेन मज़ा आया, इनक्लाइन नहीं थे, एक्सेलरेशन निकालना, टेंशन निकालना, एक्सप्रेशन लिखा दिया, एक दो वर्कआउट कर ले फटाफट। अगर किसी को मेथड से टेंशन निकालना तो कैसे कर लोगे, m2g साइन थीटा टू माइनस टी इक्वल टू m2a, यहाँ का इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ का कौन बता पाएगा, ये ऊपर जा रहा है, t माइनस m1g साइन थीटा 1 इक्वल टू m1 इंटू ए। इक्वेशन बनाने में जिसको दिक्कत है बोल देगा ऐसे हाथ उठा के, हमें समझ नहीं आया इक्वेशन बनाना। मैं मान ले रहा हूँ कि ये लिखा है, पिछली क्लास में हर एक बच्चे से पूछा था ऐसा मैंने, कि राइट साइड में क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, फोर्स पॉजिटिव और अगेंस्ट में। तो अभी तक पिछली क्लास और अभी तक क्लास होने में ये डायलॉग को मैं कितनी बार रिपीट कर दिया। राइट साइड में मास इंटू एक्सेलरेशन लिखो, लेफ्ट साइड में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो फोर्स है पॉजिटिव और अगेंस्ट में। एटलीस्ट 10 से 15 बार तो रिपीट हो गया है ना डायलॉग। सुबह से आपने देख रहा होगा ना कि आपके यहाँ के अंदर में इस पर जाके तो मार रहा हो जानकार की, बार बार यही बोलता है लगता है। अगर आप सुनना नहीं चाह रहे हो फिर भी इस पर पढ़ तो रहा होगा ना, अंदर में स्क्रीन होता है, स्क्रीन पे गिर तो रहा होगा ये जाकर साउंड। हाँ ये वाला एंगल है इनके बीच। हाँ बेटा वो कर सकते हैं, ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं कि ये कितना पाई माइनस, तो कर सकते हैं आप। बाकी मैंने थीटा मान लिया उतना ही वैल्यू है, वो मैंने बोला कि वहाँ पे क्वेश्चंस में जो ये पता चल जाता है कितना आएगा। क्लियर हो गया होगा लोगों को। राइट साइड में मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो फोर्स है पॉजिटिव और अगेंस्ट वाले को नेगेटिव। हाँ जी देखो देखो देखो, m1 जा रहा है कहाँ, m1 ऊपर। राइट साइड में क्या लिखूँ, और अब ऊपर क्या लग रहा है, t माइनस m1g साइन थीटा 1। किसी को नहीं बताया जाकर के आज तक ये इक्वेशन। राइट साइड में मास इंटू एक्सेलरेशन लिखो, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाले फोर्स को पॉजिटिव और अगेंस्ट वाले को नेगेटिव। हर एक को याद हो जाना चाहिए। जल्दी से वैल्यू एक पुटिंग का कर लें काम। 2 ब्लॉक से फटाफट डिजाइन कर लें। 2 ब्लॉक है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। मीटर मीटर मीटर, ये लेंथ दिया हुआ, ये लेंथ की वैल्यू ज्योमेट्री दे दिया। इससे क्या पता चलता है, तो 3 4 5 दिया हो तो उससे पता चल जाना चाहिए कि इन एंगल्स जो है तो कितने कितने 37 53 हैं और 90 है। ये आपको पता चल जाना चाहिए, वहाँ कोई बताएगा नहीं। जहाँ से मैं क्वेश्चन उठाया हूँ तो वहाँ पे वही एंगल नहीं दिया था, ऐसे ही दिए थे 3 4 5 एंगल। खुद ही समझोगे एंगल कितना हो गया। अब 2 मासेज दिए हुए हैं, 1 किलो एक्सेलरेशन और टेंशन निकाल लें। 2 मासेज दिए हुए हैं, 1 किलो एक्सेलरेशन और टेंशन आप बता दें। 2 मासेज 1 किलो है, 1 किलो एक्सेलरेशन और टेंशन आप मेंशन कर दें। 1 किलो एक्सेलरेशन और टेंशन बता दोगे। एक्सेलरेशन 7g/10, ओके। टेंशन 7g/10। एक्सेलरेशन g/2 किनका रहा है, अच्छा एक्सेलरेशन एक भी बच्चा नहीं निकाल पाया अभी तक। हाँ 1 ही आएगा, हर एक को निकाल लेना चाहिए, इतना आसान काम है। g/10 आएगा, 1 उसी को बोल रहे हैं। ये एंगल 3 4 5 का मतलब हर एक लोगों को समझाया हमने। 37 53 37 कौन होगा,
37 ये वाला होगा और ये कौन होगा? तो कौन कहाँ जाएगा? ये वाला ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? तो ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा। 1 इंटू जी, 1 किलो का 1 इंटू जी, 1 इंटू जी इंटू साइन 53। साइन 53 कितना होता है? 4/5। और इधर कितना जाए? वैसे मैं समझा रहा हूँ, बाकी तुम फार्मूले से भी निकाल सकते हो। इधर लगा 1 इंटू जी साइन 37, तो ये कितना हो गया? बेसिकली 8 हो गया। और ये कितना हो गया? नेट फोर्स कौन बताएगा? 8 बड़ा है या छोटा है? 8 बड़ा है, तो 8 - 6। टोटल मास कौन बताएगा? 2/2 आएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। या फार्मूला में डाल लें अगर जिनको दिक्कत है, फार्मूला में डालना। जी बाहर था 1 किलो में, तो फार्मूला में डाल के भी निकाल सकते हैं। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। कौन ना नीचे जा रहा? टेंशन के लिए इक्वेशन बना लें, कहीं से भी बनाओगे आंसर उतना ही आएगा। ऊपर डाल दें टेंशन 1 इंटू ए, ये नीचे जा रहा, नीचे जा रहा, नीचे जा रहा, तो 8 माइनस टी कर लोगे। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 न्यूटन आ जाएगी। दोनों ब्लॉक को कनेक्ट करने वाली स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू 7 न्यूटन आ जाएगी। याद रह जाएगा। दोनों ब्लॉक कहाँ पे थे? इनक्लाइंड प्लेन पे थे। दोनों ब्लॉक कहाँ पे थे? कौन सा केस बोलेंगे इसे? एक्सक्लूसिवली इनक्लाइंड प्लेन पढ़ रहे थे। जो पहले पढ़ा था एक्सक्लूसिवली कहाँ पे थे? वो वर्टिकल में थे। अभी इनक्लाइंड पे पढ़ रहे हैं, बाकी आगे हम लोग मिक्स करेंगे, 2-2 या 3-3 को मिक्स करेंगे। क्लियर हो गया वो लोगों को? एक्सेलरेशन निकाल लिया, फिर क्या निकाल लिया आपने? टेंशन निकाल लिया। सीलिंग में टेंशन पूछेगा, यहाँ पे टेंशन पूछेगा। हिंज पे कितना टेंशन पड़ रहा है, हिंज पे कितना फोर्स पड़ रहा है? तो 7 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, तो 7√2 पुली लगाएगा हिंज पे। हिंज भी पुली पे कितना लगाएगा? तो 90 डिग्री इस केस में। क्लियर हो गया लोगों को? ओके, नेक्स्ट टाइम करते हैं।